अस्सलाम वालेकुम बच्चों। तो मेरे बच्चे, हम लोगों का मेहरान यूनिवर्सिटी का जो पास पेपर का सॉल्यूशन का सेगमेंट है वो शुरू होने जा रहा है। आपको इस पास पेपर के सेगमेंट के अंदर जितने भी पेपर्स मेहरान यूनिवर्सिटी में फिजिक्स से रिलेटेड पूछे गए हैं उन क्वेश्चंस का सॉल्यूशन मिल रहा होगा। ये सारे के सारे क्वेश्चंस हमने कहाँ से ड्राइव किए हैं? ऑब्वियस सी बात है, जब आप जैसे मासूम बच्चे, मेहनती बच्चे जाके यूनिवर्सिटी का पेपर देते हैं तो वो वापस आकर हमें बताते हैं कि सर ये क्वेश्चन आया था, ये क्वेश्चन आया था। तो ये सारे के सारे क्वेश्चंस रिक्रिएट किए जाते हैं। इन मेहनत से कंपाइल की गई रिक्रिएशन का सॉल्यूशन आपके साथ शेयर इसलिए किया जाता है ताकि अगर ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो तो आपको फायदा हो, आपको बेनिफिट हो, आपको पता हो कि आपने क्या एक्सपेक्ट करना है, किस तरह के क्वेश्चंस हमारे इस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में पूछे जाने वाले हैं। अगेन मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि जब आप जब भी ये वीडियो देखें, चाहे आप 2025 के लिए देखें, 26 के लिए देखें या ऑनवर्ड्स, कभी भी आप ये वीडियो देखें, आपके साल में भी जो पेपर में क्वेश्चंस आए आप इसको कमेंट में लाजमी बताएं ताकि उनको हम रिक्रिएट कर सकें और आने वाले लोगों के लिए मजीद फायदेमंद हो सके। साथ ही साथ मेरे बच्चे, आप में से कोई भी अगर फिजिक्स की ई कैट एमडी कैट की तैयारी करना चाहता है तो कंप्लीट कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर। आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, इसी वीडियो की जब आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे आपको मेरे बच्चे प्लेलिस्ट मिल जाएगी। उस प्लेलिस्ट के अंदर एप्टीट्यूड के हवाले से, ई कैट एमडी कैट के हवाले से क्लास 11 और क्लास 12 के सारे टॉपिक्स पढ़ाए गए हैं। ऑल दीज टॉपिक्स आर कवर्ड अकॉर्डिंग टू द अपडेटेड टेक्स्ट बुक। ठीक है, तो जो भी अपडेटेड टेक्स्ट बुक है जिस बोर्ड की, सामने रखते हुए ये लेक्चर्स प्रिपेयर किए गए। ठीक है मेरे बच्चे, तो शुरू करते हैं मेहरान यूनिवर्सिटी के पास पेपर्स का सॉल्यूशन। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 1 कह रहे हैं, if an object is at infinity what will be the position of an image formed due to convex lens। आपसे कह रहे हैं कि फॉर एग्जांपल आपके पास एक कॉन्वेक्स लेंस रखा हुआ है, उसको मैंने खुले आसमान के नीचे रख दिया, लेट से आपके पास सूरज के सामने रख दिया। तो इसका मतलब अगर सूरज के सामने रख दिया तो उससे जो लाइट रेज आ रही है हमारे पास, वो एक्चुअली कहाँ से आ रही है? वो हमसे बहुत दूर से आ रही हैं। बहुत दूर से मतलब हमारे पास इन्फिनिटी से आ रही है। अब इन्फिनिटी से जो लाइट रेज आती है हमारे पास, वो सारी की सारी स्ट्रेट होती हैं और कैसी होती हैं? पैरेलल होती हैं एक दूसरे के। ठीक है, तो अगर आपके पास इन्फिनिटी से लाइट रेज आ रही हैं, अब ये पूछ रहा है आपके पास व्हाट विल बी द पोजीशन ऑफ एन इमेज फॉर्म ड्यू टू द कॉन्वेक्स लेंस। ये कॉन्वेक्स लेंस जो इमेज बनाएगा वो कहाँ पे बनाएगा? देखो, इमेज हमेशा बेटा याद रखना कहाँ पे बनती है? जहाँ पे सारी लाइट रेज आके हमारे पास जो जाती हैं, या जहाँ पे आपके पास दो या दो से ज्यादा लाइट रेज इंटरसेक्ट करती हैं। ठीक है, अब देखो कॉन्वेक्स लेंस की प्रॉपर्टी क्या है कि वो सारी की लाइट रेज को, जो पैरेलल लाइट रेज उसके ऊपर आके पड़ती हैं, वो उनको आपके पास फोकस की तरफ ले जाके क्या कर देता है? कन्वर्ज कर देता है। अगर फोकस की तरफ ले जाके कन्वर्ज कर देता है तो जिस पॉइंट के ऊपर हमारे पास ये सारी की सारी लाइट रेज आके कन्वर्ज हो रही हैं, वो पॉइंट क्या कहलाएगा? हमारे पास फोकस। ठीक है, तो इसका मतलब आपके पास करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए, बियॉन्ड टू एफ। नहीं, एफ पे बन रहा है भाई आपके पास। एट इन्फिनिटी, नहीं, इन्फिनिटी पे तो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। सी, एट फोकल पॉइंट। यस, फोकस का दूसरा नाम होता है फोकल पॉइंट, तो करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा आपके पास ऑप्शन सी, एट द फोकल पॉइंट। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहे हैं द मिनिमम रियल चार्ज ऑन एन एनी पार्टिकल व्हिच कैन एग्जिस्ट इज। देखो, आपके पास सबसे छोटा, सबसे फंडामेंटल चार्ज जो हमारे पास मौजूद है, जो कि इन इटसेल्फ एक चार्ज है आपके पास और कोई चीज नहीं है, वो आपके पास है एक इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है बेटा, दैट इज कंसिडर्ड टू बी द स्मॉलेस्ट चार्ज और द टाइनीएस्ट चार्ज दैट कैन अकर। ठीक है, और वो चार्ज हमारे पास होता है 1.6 एक्सपोनेंट माइनस 19 कूलम। तो आपके पास करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग? देख लीजिए, ऑप्शन ए विल बिकम योर करेक्ट ऑप्शन। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहे टू फोर्सेस ईच ऑफ मैग्नीट्यूड एफ हैव अ रिजल्टेंट ऑफ द सेम मैग्नीट्यूड एफ। यानी कि आपने फॉर एग्जांपल दो फोर्सेस को ऐड करा, लेट्स से ए और बी को ऐड कर रहे हो, इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, इनका जो आंसर निकल रहा है रिजल्टेंट, अब आपके पास यहाँ पे सवाल क्या कह रहा है कि ये दोनों भी सेम है और इनका रिजल्टेंट भी क्या निकलेगा? सेम एफ ही निकलेगा। आप बताओ ये कौन से एंगल के ऊपर पॉसिबल है वैल्यू? ठीक है, तो ये हम कैसे निकाल सकते हैं बेटा? आपके पास रिजल्टेंट का एक फॉर्मूला होता है, आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा।
अब इसके अकॉर्डिंग हम लोग निकालेंगे भाई कितने एंगल के ऊपर आपके पास हो सकता है। अब इस केस में क्या हमारे पास आर, ए और बी सब बराबर है, तो इन सबको अलग अलग लिखने के बजाय मैं किससे रिप्रेजेंट कर देता हूँ, एफ से, जैसा कि मेरा सवाल कह रहा है। ठीक है, अब अगर मैंने एफ से रिप्रेजेंट कर दिया तो इक्वेशन बन जाएगी एफ स्क्वायर इज इक्वल टू एफ स्क्वायर प्लस 2 एफ इंटू एफ, और आगे आ जाएगा हमारे पास कॉस थीटा। एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर हो जाएंगे 2f स्क्वायर, ये हो जाएगा 2f स्क्वायर कॉस थीटा, और राइट साइड पे हमारे पास चल रहा है एफ स्क्वायर। ठीक है जी, राइट पे से मैंने आपके पास 2f स्क्वायर को कॉमन निकाल लिया, ये बच जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है बेटा आपके पास एफ स्क्वायर से एफ स्क्वायर कैंसिल, ये 2 वहां जगह डिवाइड हो गया, 1/2 बन गया, ये हो जाएगा आपके पास 1 प्लस कॉस थीटा। तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/2 माइनस 1 विच इज इक्वल टू -1/2, और थीटा की वैल्यू क्या बन जाएगी आपके पास, कॉस इनवर्स ऑफ -1/2। और जब आप इसका कॉस इनवर्स निकालते हो तो इसका आंसर आता है बेटा आपके पास 120 डिग्रीज। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 120 डिग्री, यानी कि 120 डिग्री के ऊपर आपके पास जो दो वेक्टर्स जिनका मैग्नीट्यूड भी सेम होता है उनका आंसर भी वही आता है जो उनका मैग्नीट्यूड होता है, तो दैट इज एट एन एंगल ऑफ 120 डिग्री। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहे हैं यूनिट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ साउंड इज, इन सब में से इंटेंसिटी ऑफ साउंड का यूनिट कौन सा है, फेरेड। बेटा फेरेड जो है ये यूनिट होता है हमारे पास कैपेसिटेंस का। कैपेसिटेंस का मतलब ये होता है कि आपके पास कोई भी कैपेसिटर अपने ऊपर कितना चार्ज स्टोर करने की एबिलिटी रखता है, उसे हम लोग कहते हैं आपके पास कैपेसिटेंस। बी ए डेसिबल, डेसिबल होता है सर इंटेंसिटी लेवल का आपके पास यूनिट, क्योंकि डेसिबल जो है हमारे पास वो किसके बराबर होता है, जब आपके पास इंटेंसिटी लेवल जो होता है I/I0 जो होता है ये तकरीबन बराबर आ जाता है हमारे पास 10 की पावर 1 के, तो इसको हम कहते हैं 1 बेल, और 1 बेल बराबर होता है 10 डेसिबल्स के। तो आपके पास डेसिबल जो है वो यूनिट होता है इंटेंसिटी लेवल का। ठीक है, मूविंग ऑन, ऑप्शन सी भी अगर देख ले तो ओम्स जो है वो रेजिस्टेंस का यूनिट होता है आपके पास बेटा, यानी कि किसी भी तार के अंदर करंट को कितनी रुकावट मिलती है, और पास्कल जो है वो प्रेशर का यूनिट होता है। ठीक है, अच्छा जी, मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहे दी एंगुलर स्पीड ऑफ अ मिनट हैंड ऑफ अ वॉच। मिनट हैंड ऑफ अ वॉच, देखो मिनट हैंड ऑफ अ वॉच जो है हमारे पास, यानी कि घड़ी के अंदर जो हमारे पास मिनट वाली सुई होती है, मिनट वाली सुई आपके पास एक पूरा सर्कल कंप्लीट करती है घूमते 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 घूमते। ठीक है, कितनी देर में करती है, अगर हम लोग बात कर रहे हैं स्पीड की, और वो भी कौन सी, एंगुलर स्पीड की। देखो एंगुलर स्पीड का फॉर्मूला होता है हमारे पास थीटा डिवाइडेड बाय टाइम। थीटा का मतलब होता है आपके पास कितना एंगल कवर कर रही है, तो एक दफा पूरा चक्कर काटने में कितना एंगल कवर करेगी, 2 पाई रेडियंस। ठीक हो गया, क्योंकि एक सर्कल में, एक रेवोल्यूशन में बेटा आपके पास, आपको ये बात याद रखनी चाहिए, एक रेवोल्यूशन में 360 डिग्रीज होते हैं और 2 पाई हमारे पास रेडियंस होते हैं। अच्छा, तो आपके पास आगे क्या कह रहे हैं इसके बाद, अब ये कह रहे हैं टाइम से डिवाइड कर दो। एक चक्कर काटने में टाइम कितना लग रहा है, जो मिनट वाली सुई होती है, देखो बेटा मिनट वाली सुई हमारे पास जब स्टार्ट करती है पूरा चक्कर काटना, तो उसको आपके पास एक मिनट लगता है, सॉरी सेकंड वाली सुई को, तो हमारे पास अगर सेकंड वाली सुई की बात करें तो उसको 1 मिनट लगता है। जो मिनट वाली सुई होती है, उस मिनट वाली सुई को आपके पास अगर आप देखें तो पूरा 1 घंटा लगता है एक चक्कर को कंप्लीट करने में। ठीक है, क्योंकि जब वो पूरा आपके पास 12 से 12 तक एक चक्कर कंप्लीट कर लेती है, इसका मतलब 1 घंटा हमारे पास कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो 1 घंटा लग रहा है अगर हमारे पास, तो 1 घंटे में कितने सेकंड्स हो जाएंगे, 1 आवर। 1 आवर में हमारे पास होते हैं 60 मिनट्स, और 60 मिनट्स में कितने आ जाते हैं हमारे पास, 60 सेकंड्स। तो करेक्ट ऑप्शन क्या बन जाता है हमारे पास, ओमेगा का, जस्ट अ सेकंड, ओमेगा हमारे पास बराबर हो जाता है इस तरीके से 2 पाई डिवाइडेड बाय 3600। ठीक है, अब यहाँ पे आपके पास पाई से 2 1 से 2 हो जाएगा आपके पास, और ये हो जाएगा आपके पास 1800, तो ये बन जाएगा हमारे पास पाई डिवाइडेड बाय 1800। तो इसका मतलब आपके पास कितनी एंगुलर स्पीड हो जाएगी मिनट हैंड ऑफ अ वॉच की, पाई बाय 1800 रेडियन पर सेकंड। तो पाई बाय 1800 रेडियन पर सेकंड अगर हम ढूंढते हैं तो ये हमें ऑप्शन में नहीं मिल रहा, तो इसका मतलब करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, नन ऑफ द अबव। ठीक है जी, मूविंग ऑन, 6 कह रहे लाइट ईयर इज अ यूनिट ऑफ। बेटा लाइट ईयर जो है वो, सबसे पहली बात ये बात याद रखें सारे के सारे, वो यूनिट होता है डिस्टेंस का। और इसको हम लोग यूज कहां पे करते हैं, इसको एक्चुअली हम लोग यूज करते हैं एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंसेस के अंदर। एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस कौन से होते हैं, जो कि हम लोगों ने स्पेसेस के अंदर आपके पास फाइंड करे होते हैं बेटा। देखो एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस जो होते हैं आपके पास स्पेस के अंदर, जो 2 बॉडीज हैं, फॉर एग्जाम्पल हमारे सबसे करीबी प्लेनेट की भी अगर हम बात करें, वो भी हम लोगों से काफी दूर है। वो नॉर्मल डिस्टेंस जो कि हम लोग अर्थ के ऊपर मेजर कर रहे होते हैं, या एक कंट्री से दूसरे कंट्री का डिस्टेंस होता है, वो तो बहुत ही छोटा है उनके मुकाबले में। तो उस डिस्टेंस को फिर हम लोग एक बड़े यूनिट के अंदर मेजर करते हैं, और वो यूनिट हमारे पास क्या होता है, लाइट ईयर। ठीक है, लाइट ईयर कौन से डिस्टेंस है, एक सिंपल से आपके पास अगर हम बात करें तो वो डिस्टेंस है जो लाइट क्या करती है, ट्रेवल करती है आपके पास 1 साल के अंदर। तो लाइट जो डिस्टेंस हमारे पास 1 साल में ट्रेवल करती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं आपके पास, लाइट ईयर। अच्छा, तो लाइट ईयर किसका यूनिट हो गया हमारे पास, डिस्टेंस का। सही जी, मूविंग ऑन,
क्वेश्चन नंबर 7 कह रहे इफ ए डॉट बी का मैग्नीट्यूड, ए डॉट बी का जो मैग्नीट्यूड है वो किसके बराबर है आपके पास, ए क्रॉस बी के मैग्नीट्यूड के। ठीक है, अगर ये दोनों के मैग्नीट्यूड्स बराबर हैं, कह रहे दी एंगल बिटवीन ए एंड बी निकाल के दिखाइए। सही है, थीटा निकाल के दिखाना है मुझे सवाल के अंदर। ए डॉट बी का फॉर्मूला होता है बेटा ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड और दोनों के दरमियान के एंगल का कॉस। और यहाँ पे भी ऐसी होता है, दोनों का मैग्नीट्यूड आ जाता है, उसके बाद दोनों के दरमियान जो एंगल होता है उसका साइन लगा देते हैं। ए बी से ए बी कैंसिल हो जाएगा आपके पास, साइन थीटा ओवर कॉस थीटा अगर एक तरफ हम लोग कर लें तो ये बराबर हो जाएगा 1 के। साइन ओवर कॉस हमारे पास बराबर होता है टेन थीटा के, टेन थीटा बराबर आ गया 1 के, जिसका मतलब थीटा किसके बराबर हो जाएगा, टेन इनवर्स ऑफ 1 के। तो टेन इनवर्स ऑफ 1 जब आप निकालते हैं बेटा तो थीटा की जो वैल्यू है हमारे पास वो कितनी आती है, 45 डिग्रीज, विच विल मेक आवर करेक्ट ऑप्शन 45 डिग्रीज, ऑप्शन बी। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहे हैं द पावर ऑफ अ लेंस इज 4 डायोप्टर्स। पावर कितनी लेंस की हमारे पास, -4 डायोप्टर्स है। अच्छा, माइनस देख के मुझे ये पता लगता है बेटा कि लेंस जो है वो क्या होगी हमारे पास, कॉनकेव लेंस होगी, क्योंकि कॉनकेव लेंस की पावर नेगेटिव होती है आपके पास। ठीक है, और पॉजिटिव पावर होती है अगर, तो वो होती है हमारे पास कॉन्वेक्स लेंस की। ठीक है, ये जरूर याद रखिएगा बात। तो सबसे पहली बात, इसका जवाब जो है वो कॉनकेव लेंस होने वाला है, यानी कि ए होने वाला है और सी तो बी और डी तो वैसे ही नहीं हो सकते, मैंने आंखें बंद करके बता दिया। कह रहे हैं देन इट मींस दैट द लेंस इज अ, इसका मतलब लेंस हमारे पास क्या होगा, और निकालते हैं। देखो लेंस की हमारे पास अगर हम फोकल लेंथ की बात करें तो फोकल लेंथ बराबर होता है 1 ओवर पावर के। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 ओवर 4, 1 ओवर 4 का मतलब, अच्छा वैसे तो -4, 1 ओवर -4 हो जाएगा -0.25, और पावर चूंकि डायोप्टर्स में से थी तो आपके पास जो यूनिट आ जाएगा फोकल लेंथ का वो आएगा मीटर्स में। अब ये मीटर्स के अंदर हमारे सारे आंसर सेंटीमीटर में, ठीक है जी, इसको सेंटीमीटर में ले जाते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं आपके पास 100 से, तो जैसे ही मैंने 100 से मल्टीप्लाई करा ये हो जाएगा माइनस का 25 सेंटीमीटर। तो चूंकि कॉनकेव लेंस है तो माइनस के 25 सेंटीमीटर उसकी फोकल लेंथ हो गई। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, कॉनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ -25 सेंटीमीटर। ठीक है जी, मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 9। कह रहे इफ a इज इक्वल टू ए आई एंड b इज इक्वल टू बी जे, देन b क्रॉस a इज इक्वल टू, b क्रॉस a जो है वो सिर्फ किसके बराबर हो जाएगा फिर आपके पास बेटा, अगर हम देखें, देखो आपके पास अगर इस तरह से आप निकालने जाते हो तो हमारे पास a क्रॉस b निकालने का जो फॉर्मूला है वो सिंपली क्या होता है कि आप सिंपली क्या करें, सबसे पहली रो के अंदर एक मैट्रिक्स बनाए 3x3 का, उसकी पहली रो के अंदर लिखते हैं यूनिट वेक्टर्स आई जे के, दूसरी रो में लिख दो पहला वेक्टर। पहला वेक्टर कौन है, ए की अगर हम कोफिशिएंट्स लिखें आई के नीचे तो ए आ गया, जे कोफिशिएंट है ही नहीं, के भी नहीं है। बी के लिए लिखें अगर हम लोग ये काम तो उसका आई कोफिशिएंट नहीं है, जे कितना है, बी है, और के वाला कितना है हमारे पास 0। और जरा इसको ओपन करके देख लेते हैं। अब पहली कॉलम में, अच्छा पहले हम लोग सबसे पहले पकड़ लेते हैं आई को, आई का कॉलम खा जो, आई की रो खा जो, बचेगा 0 बी 0 0 जो कि 0 हो जाएंगे सारे के सारे। इसी तरह से जे के साथ करेंगे हम लोग, माइनस जे करेंगे आपके पास, माइनस जे के साथ क्या करा आपने, इसका भी कॉलम आपने और इसका रो अपने पास खा गए, और जो बचा वो चीज उठा के लिख दी। अब बचा क्या, जे का कॉलम खा जाएंगे, जे का रो खा जाएंगे, बच जाएगा ए 0 0 0। इसी तरीके से के साथ करो, के का कॉलम और के का रो खा जाते हैं, तो बचता हमारे पास है ए 0 0 बी। ठीक है, तो अब अगर हम इसको सॉल्व करने पे आते हैं बेटा, तो ये आपके पास है 0 0 होने की वजह से तमाम चीजें क्या हो जाएंगी, 0 0 से 0 -0 तो खत्म, आई वाली वैल्यू भी 0 हो गई, जे वाली वैल्यू भी हमारे पास इस तरह से क्या हो गई, 0 हो गई, और के वाली वैल्यू को अगर आप देखें तो के वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, ए बी -0 और के, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, ए बी इंटू के। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपके पास, ऑप्शन बी, ए बी के। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे कह रहे हैं द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ अ वेक्टर टू इटसेल्फ। अगर मैं ए क्रॉस ए ही निकालता हूं, ये एक वेक्टर है ए, ठीक है, आओ निकालते हैं भाई, ए क्रॉस ए जो है ये किसके बराबर होगा, पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड, फिर दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड, दूसरा वेक्टर वो ए खुद ही है तो दूसरा वेक्टर फिर से ए बना दो, ये लो बना दिया फिर से ये हम लोगों ने एक और, सेम डायरेक्शन के अंदर सेम लेंथ के साथ आपके पास, थोड़ा सा छोटा बड़ा अगर आपको लग रहा हो तो उसको इग्नोर करना, लेकिन ये समझो कि सेम है हमारे पास एग्जैक्टली। ठीक हो गया, तो आगे क्या आता है हमारे पास, इन दोनों के दरमियान के एंगल का साइन। अब दोनों के दरमियान एंगल कितना होगा, सर ये दोनों तो सेम डायरेक्शन में है, अगर ये दोनों सेम डायरेक्शन में बेटा आपके पास, तो इसका मतलब एंगल क्या हो जाएगा, आमने सामने यानी कि पैरेलल होने की वजह से 0 डिग्री, साइन क्या आ जाएगा 0, और साइन 0 बराबर होता है 0 के, जिसकी वजह से पूरा का पूरा आंसर क्या हो जाएगा आपके पास 0। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी 0। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहे हैं आपसे इफ द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिक्रीजेस विद टाइम, वेलोसिटी एक ऑब्जेक्ट की डिक्रीज हो रही है टाइम के साथ, यानी कि डेल्टा वी जो है वो क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। डेल्टा वी का मतलब चेंज इन वेलोसिटी, अगर हमारे पास वेलोसिटी कम हो रही है तो इसका मतलब चेंज क्या हो रहा है, हमारे पास डिक्रीज हो रहा है। अच्छा जी, कह रहे हैं देन द एक्सेलरेशन विल बी, बेटा एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा वी ओवर टी, और चूंकि डेल्टा वी नेगेटिव हो जाएगा तो उसकी वजह से ऑटोमेटिकली एक्सेलरेशन भी क्या हो जाएगी हमारे पास, नेगेटिव हो जाएगी। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा इस तरह से हमारे पास, नेगेटिव, which is option B. Moving on, question number 11. Sorry, question number 12. कह रहे हैं the kinetic friction is always,
ए लेस देन स्टैटिक फ्रिक्शन, बी ग्रेटर देन रोलिंग फ्रिक्शन। अच्छा, इस बात को समझते हैं। देखो, स्टैटिक फ्रिक्शन का तो क्या काम होता है? स्टैटिक फ्रिक्शन तो जब लग रही होती है बॉडी के ऊपर जब वो रुक चुकी है पूरी, यानी कि फ्रिक्शन का वो हिस्सा जो कामयाब हो गया है रोकने के अंदर, उसने रोक दिया है, वो कहलाएगी स्टैटिक फ्रिक्शन। और स्टैटिक फ्रिक्शन की जो वैल्यू होती है ना बेटा मैग्नीट्यूड के अंदर, वो सबसे ज्यादा बड़ी होती है तमाम फ्रिक्शंस के अंदर, यानी कि स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू काइनेटिक से भी बड़ी होगी आपके पास। तो आपके पास इसका मतलब सिंपली क्या हो गया कि हमारे पास यहां पे जो चीज लिखी हुई है ए में, द काइनेटिक फ्रिक्शन इज ऑलवेज लेस देन स्टैटिक फ्रिक्शन, ये बिल्कुल सही लिखी हुई है, तो ए इज ट्रू, ए तो ट्रू हो गया। आगे क्या कह रहे हैं? आगे कह रहे हैं ग्रेटर देन रोलिंग फ्रिक्शन। देखो, रोलिंग फ्रिक्शन काइनेटिक फ्रिक्शन की ही एक टाइप है जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ बॉडी का सिर्फ क्या होता है, एक पॉइंट कांटेक्ट में होता है सरफेस के साथ, जिसकी वजह से फ्रिक्शन कम से कम एक्ट करती है बॉडी के ऊपर। तो रोलिंग फ्रिक्शन काइनेटिक की एक टाइप ही है। कंसिडरिंग के जो काइनेटिक फ्रिक्शन है उसको हमारे पास यहाँ पे आप लोग कॉन्टैक्ट फ्रिक्शन के तौर पे ले लो, जिसमें आपके पास बॉडी का मैक्सिमम एरिया कॉन्टैक्ट में होता है, और यहाँ पे बात कर रहे हैं फिर रोलिंग फ्रिक्शन की, तो ऑब्वियस सी बात है रोलिंग के मुकाबले में तो ज्यादा ही होगी काइनेटिक। फिर अगर रोलिंग के मुकाबले में ज्यादा है तो इसका मतलब ये वाली स्टेटमेंट भी क्या हो गई हमारे पास, ट्रू हो गई। अगर ये वाली स्टेटमेंट भी ट्रू हो गई तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बोथ आर ट्रू। अगर बोथ आर ट्रू है तो आओ मार्क कर देते हैं भाई, ऑप्शन ए, बोथ ए एंड बी आर ट्रू। ठीक है जी, मूविंग ऑन। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहे वॉट पर मीटर स्क्वायर इज द यूनिट ऑफ, और एक एक करके चेक करते हैं किसका यूनिट है वॉट पर मीटर स्क्वायर। पहले कह रहे हैं हीट कैपेसिटी का। देखो बेटा, हीट कैपेसिटी जो होती है वो बराबर होती है क्यू ओवर डेल्टा टी के, यानी कि वो बराबर होती है जूल, और डेल्टा टी टेम्परेचर का यूनिट होता है हमारे पास केल्विन, तो ये बराबर होती है जूल पर केल्विन के। जूल पर केल्विन तो नहीं होगा हमारे पास। थर्मल कंडक्टिविटी जो होती है, हाँ जी, तो आपके पास थर्मल कंडक्टिविटी का जो यूनिट होता है बेटा, इसका यूनिट होता है हमारे पास वॉट पर मीटर केल्विन, तो ये भी हमारे पास बराबर नहीं है वो उस चीज के जो लिखा हुआ है। सी में कह रहे हैं इंटेंसिटी। इंटेंसिटी जो होती है ना बेटा, वो बराबर होती है एनर्जी पर यूनिट एरिया इनटू टाइम। तो आपके पास एनर्जी का यूनिट होता है जूल, एरिया का होता है मीटर स्क्वायर, और टाइम का होता है सेकंड। ठीक है, जूल पर सेकंड यानी कि वर्क ओवर टाइम, ये बराबर होता है पावर के जिसका यूनिट होता है वॉट, तो ये बराबर हो जाता है इस तरह से फिर हमारे पास वॉट पर मीटर स्क्वायर के। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाता है बेटा इस तरह से फिर हमारे पास ऑप्शन सी, इंटेंसिटी, कि इंटेंसिटी का जो यूनिट है वो बराबर है किसके, वॉट पर मीटर स्क्वायर के। मूविंग ऑन। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहे कैलकुलेट द फोर्स रिक्वायर्ड टू रेज अ कार वेलोसिटी ऑफ 40 मीटर पर सेकंड इन 10 सेकंड स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट का मतलब इनिशियल स्पीड कितनी हो गई इसकी, हमारे पास 0 हो गई। ठीक है, कहां तक लेके जानी है उसकी वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी कितनी कह रहे हैं, 40 तक लेके चले जाओ। आगे कह रहे हैं कितनी देर में लेके जाओ भाई, 10 सेकंड्स में लग रहा है आपके पास उसको। अच्छा, मास कितना बताया आपको, 1500 kg। कह रहे हैं आपसे क्या निकाल के दिखाएं, फोर्स निकाल के दिखाएं। भाई फोर्स निकालनी है, फोर्स का फॉर्मूला होता है F इक्वल टू ma। ए नहीं पता सर, ए नहीं दिया हुआ पीछे, ए का फॉर्मूला होता है VF माइनस VI ओवर टी, तो ये हो जाएगा मास। अच्छा, डायरेक्टली चलो वैल्यूज पुट करते हैं। मास की जो वैल्यू हमारे पास यहाँ पे गिवन है, मास की वैल्यू कितनी है आपके पास 1500, VF हमारे पास है 40, VI ये 0, टाइम हमारे पास है कितना 10 सेकंड, सॉरी 4 लिख दिया मैंने यहाँ पे। अच्छा, 40 ओवर 10 जो है आपके पास ये बराबर हो जाएगा 4 के, 1500 इंटू 4, 15 4 होते हैं 60, ये हो जाएगा आपके पास 6000। तो फोर्स कितनी आ जाएगी हमारे पास 6000 न्यूटन। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा बेटा इस तरह से फिर हमारे पास, जस्ट अ सेकंड, करेक्ट आंसर हमारे पास हो जाएगा 6000 न्यूटन। चलें जी देख लेते हैं, तो ऑप्शन हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन बी 6000 न्यूटन। मूविंग ऑन। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहे हैं इफ द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑन जुपिटर इज 2.6 टाइम्स दैट ऑन अर्थ। अच्छा जी, जुपिटर के ऊपर जो जी की वैल्यू है वो कितनी है हमारे पास, 2.6 टाइम्स है किसके, अर्थ की जी की वैल्यू के मुकाबले में। कह रहे हैं व्हाट विल बी द मास ऑफ बॉडी ऑन जुपिटर एज कंपेयर टू दैट ऑन द मास ऑफ अर्थ, सॉरी एज कंपेयर टू इट्स मास ऑन अर्थ। देखो मास, मास जो होती है ना, मास वो फिजिकल क्वांटिटी है आपके पास जो कि एक्चुअली बताती है द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इनसाइड अ बॉडी। जैसे फॉर एग्जांपल ये एक बॉडी है तो इसके अंदर कितना मॉलिक्यूल, टोटल मैटर, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, एटम, मॉलिक्यूल, आयन, ये टोटल मैटर कितना मौजूद है इसके अंदर आपके पास। ठीक है, तो टोटल मैटर जो मौजूद होगा उसको आप सिंपली क्या बोलोगे कि भाई ये इसका मास है। सही है, ये इसका मास है। अब इसको उठा के मैं अगर अर्थ से उठा के अर्थ पे रखा हुआ था ये इतना ही था, जुपिटर पे लेके जाकर रख देता हूं तो जुपिटर पे भी तो सेम ही रहेगा ना हमारे पास भाई। जुपिटर के अंदर कोई मॉलिक्यूल आगे पीछे थोड़ी हो जाएंगे। हाँ, उन पे लगने वाली ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन आपके पास बहुत ज्यादा ये कम हो सकती है डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ द प्लेनेट, लेकिन टोटल मॉलिक्यूल, टोटल मैटर, टोटल एटम, टोटल सबएटॉमिक पार्टिकल सब तो उतना ही रहेगा ना, जिसकी वजह से मास पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसका मतलब मास क्या रहता है हमारे पास भाई, सेम रहता है, मास कहीं भी चेंज नहीं होता। तो मास के बारे में क्या हो जाएगा जवाब, ऑप्शन सी द सेम। मूविंग ऑन।
Question number 16. Can at what points in the trajectory does a projectile have maximum speed neglecting air resistance? सबसे ज्यादा स्पीड हमारे पास प्रोजेक्टाइल की कहां पे होती है? देखो जब हम लोग प्रोजेक्टाइल को शूट करते हैं तो उसकी जो स्पीड होती है वो होती है v नॉट. दो कंपोनेंट्स होते हैं उसके, एक होता है हॉरिजॉन्टल v नॉट x और एक होता है वर्टिकल v नॉट y. ठीक है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो थ्रू आउट द मोशन ऑफ प्रोजेक्टाइल सेम रहता है क्योंकि उसको रोकने वाली हवा को तो हम लोगों ने वैसे ही निगलेक्ट किया हुआ है. कह रहे हैं ना निगलेक्टिंग एयर रेजिस्टेंस आपके पास, ठीक है, वो तो थ्रू आउट द प्रोजेक्टाइल कांस्टेंट रहता है. लेकिन जो वर्टिकल वेलोसिटी वो आहिस्ता आहिस्ता कम होती रहती है, हाईएस्ट पॉइंट पे जीरो हो जाती है. क्यों? क्योंकि और ऊपर थोड़ी जा रहा है उससे, अब वो ऊपर ले जाने वाली स्पीड वहां पे खत्म हो जाती है जहां पे आपके पास हाईएस्ट पॉइंट आता है. फिर उसके बाद वो नीचे लेकर आती है तो वो कहां हो जाती है? वर्टिकली डाउनवर्ड चली जाती है. अब वर्टिकल स्पीड सबसे ज्यादा कब हुई? जब आपने इसको थ्रो किया था, उसी वक्त सबसे बड़ा वेक्टर था सर, उसके बाद तो कम होने लग गई थी. और इसी तरह से जब वो वापस गिरने वाली होगी तो ऑपोजिट डायरेक्शन में सबसे ज्यादा हो जाएगी वर्टिकल स्पीड. तो इसका मतलब टोटल स्पीड, ओवरऑल स्पीड सबसे ज्यादा कब हो रही है? जब दोनों हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल ज्यादा है. और हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल सबसे ज्यादा कब है? एट द पॉइंट ऑफ लॉन्च. और जब वो गिरने वाले हैं तो इसका मतलब स्टार्टिंग और गिरने वाले पॉइंट के ऊपर सबसे ज्यादा स्पीड होगी. तो आपके पास करेक्ट ऑप्शन क्या बन जाएगा? ए एट द हाईएस्ट पॉइंट, नहीं, हाईएस्ट पे तो सबसे कम है. बी एट द लॉन्च एंड जस्ट बिफोर इट हिट्स द ग्राउंड, बिल्कुल सही है, लॉन्च के ऊपर और जब वो बिल्कुल ग्राउंड को टच करने वाले, गिरने वाले उससे पहले. ठीक हो गया, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी. मूविंग ऑन. Question number 17. Can in accelerated circular motion the direction of angular velocity and angular acceleration vector is? चूंकि सवाल में जिक्र है कि भाई accelerated circular motion है, इसका मतलब angular velocity vector जो है और angular acceleration का जो vector जो है, ये दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे क्योंकि वेलोसिटी बढ़ रही है, accelerated motion है, तो ये दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे. अगर कम हो रही होती तो ये दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में हो जाते. 18. If the radius of the earth is decreased by 1%, अच्छा जी, then एंड मास रिमेन कांस्टेंट, देन द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मास सेम रहता है. जी की वैल्यू बताओ क्या फर्क पड़ेगा अगर रेडियस ऑफ अर्थ डिक्रीज हो जाता है? देखो जी का जो फॉर्मूला है जिसके अंदर मास और रेडियस ऑफ अर्थ आते हैं वो हमारे पास है gm/r². ठीक हो गया, ये एक्चुअल फॉर्मूला है हमारे पास. अब इसमें कह रहे हैं कैपिटल जी तो वैसी पैदाइशी कांस्टेंट है, मास को भी कांस्टेंट रख लो, मास चेंज नहीं हो रहा, तो इसका मतलब जी जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके? r² के साथ. और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा? r की पावर -2 के. ऐसे ही है, ये r की पावर -2 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा हमारे पास. अच्छा, अब यहाँ पे इस बात को समझना, अगर मैं आपसे कहता हूं भाई एक क्वांटिटी है y और वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है x की पावर n के, ठीक है, और सवाल कोई पूछ ले तुमसे कि ये बताओ कि भाई इस क्वांटिटी में अगर मैं x क्वांटिटी में इतने परसेंट चेंज करता हूं तो बताओ y क्वांटिटी में कितना परसेंट चेंज आएगा? तो उसके लिए हम यूज करते हैं बेटा फिर डेरिवेटिव का. और डेरिवेटिव के अंदर इस बात का याद रखना कि डेल्टा y ओवर आई y अप्रोक्सीमेटली बराबर होता है हमारे पास किसके? बराबर होता है n डॉट डेल्टा x ओवर x के. अब डेल्टा y ओवर y हमारी इक्वेशन के अकॉर्डिंग डेल्टा y ओवर y क्या हो जाएगा? डेल्टा g ओवर g. यही तो सवाल में पूछा, ये तो निकालना है सर हम लोगों ने. देन द चेंज इन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसमें कितने परसेंट चेंज आना है? तो ऐसे ही निकालना है सर आपने. अच्छा जी ठीक है, निकालते हैं. ये बराबर हो जाएगा तकरीबन किसके? n के पावर, पावर कितनी है आपके पास? -2. डेल्टा x ओवर x, देखो कितने परसेंट दिया हुआ है, x कौन सा होगा हमारे पास? r. रेडियस में कितने परसेंट चेंज बोला है? कह रहे रेडियस डिक्रीज बाय 1%, डिक्रीज बाय 1%, डिक्रीज की वजह से माइनस, और कितने परसेंट चेंज है? 1%. तो अप्रोक्सीमेटली आंसर कितना आ गया आपके पास? माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे और ये हो जाएगा 2%. तो इसका मतलब 2% चेंज आएगा आपके पास, और पॉजिटिव चेंज है जिसका मतलब इंक्रीज हो जाएगा. तो आपके पास करेक्ट ऑप्शन क्या बन जाएगा? ऑप्शन डी, इंक्रीज बाय 2%. मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 19. कह रहे इफ रेडियस ऑफ अर्थ इज रिड्यूस्ड, अगर अर्थ के रेडियस को कम कर देते हैं, देन अभी पिछले सवाल में हम देख के आए कि अगर अर्थ के रेडियस को हमने 1% भी छेड़ा है तो जी की वैल्यू बढ़ गई थी आपके पास 2%. तो अगर अर्थ को हम लोग रिड्यूस करते हैं तो सिंपल सी बात यह है कि भाई आपके पास अर्थ के रेडियस को, सॉरी अर्थ को कह रहा हूं, अर्थ को रिड्यूस करते हैं तो अर्थ का रेडियस भी ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाएगा. सर सही तो कह रहे हैं. अच्छा, तो अगर मैं अर्थ के रेडियस को रिड्यूस करता हूं तो ऑटोमेटिकली जी की वैल्यू क्या हो जाती है? बढ़ जाती है, क्योंकि ये दोनों आपस में क्या इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. तो आपके पास जी की वैल्यू बढ़ जाएगी. सर ठीक है ना, ऑप्शन ढूंढने. टाइम ड्यूरेशन, अर्थ रोटेट स्लोअर, टाइम पीरियड, ड्यूरेशन ऑफ डे. सर इसमें तो जी की वैल्यू का जिक्र ही नहीं है कोई, लेकिन टाइम पीरियड की बात हो रही है किसी ना किसी आपके पास. अच्छा, अगर हमारे पास टाइम पीरियड की बात हो रही है तो आओ जरा इस बात को भी समझ लेते हैं. आपके पास टाइम पीरियड की जो बात हो रही है हमारे पास, टाइम पीरियड का पेंडुलम का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास? सिंपली 2 पाई अंडर रूट एल ओवर जी. ठीक है, अगर जी की वैल्यू बढ़ेगी तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा हमारे पास? कम हो जाएगा. तो टाइम पीरियड डिक्रीज हो रहा है, इसका मतलब करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, द टाइम पीरियड ऑफ अर्थ डिक्रीज. ठीक है,
आगे आपसे कह रहे हैं 20 में, इफ पावर इज जीरो देन द एंगल बिटवीन फोर्स एंड वेलोसिटी इज। देखो बेटा, पावर जो होता है वो फोर्स और वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट होता है। अगर डॉट प्रोडक्ट है तो इसको खोलते हुए कैसे लिख सकते हैं, पहले का मैग्नीट्यूड दूसरे का मैग्नीट्यूड और कॉस थीटा। आपसे कह रहे हैं पावर कितनी है, जीरो है। अगर पावर जीरो है तो एंगल कितना होगा हमारे पास, किसके दरमियान, फोर्स और वेलोसिटी के दरमियान। तो इसका मतलब cos थीटा की वैल्यू तकरीबन किसके बराबर आ जाएगी, यहां से हमारे पास जीरो के, थीटा हो जाएगा हमारे पास cos इनवर्स ऑफ 1, सॉरी cos इनवर्स ऑफ 0, और cos इनवर्स ऑफ 0 जो है ये बराबर होता है 90 डिग्री के। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, 90 डिग्रीज। मूविंग ऑन, Question number 21. Can the moon has a gravity that is 1/6 that of the earth. If you weigh 600 Newton on earth, what would you weigh on the moon? देखो मून के ऊपर जो ग्रेविटेशनल स्ट्रेंथ है वो कितनी है आपके पास, वो अर्थ के मुकाबले में 1/6 है, यानी कि 6 गुना कम है आपके पास। 6 गुना कम होने का मतलब ये हो गया कि वहां पे ग्रेविटेशनल स्ट्रेंथ कम है, तो वहां पे आपको नीचे खींचने वाली फोर्स जो आपको फील होगी बॉडी पे वो कम हो जाएगी, जिसकी वजह से आपके पास अगर वो फोर्स कम हो गई तो आपको कम फोर्स अपने ऊपर फील होगी और आपका जो वेट होगा वो क्या हो जाएगा आपके पास, कम। बिकॉज वेट इज दैट फोर्स जो कोई प्लेनेट आपकी बॉडी को अट्रैक्ट करते वक्त लगाता है आपके ऊपर, ठीक है। तो अगर जी की वैल्यू कम हो जाती है हमारे पास तो इसका मतलब वेट भी क्या हो जाएगा, 600 के मुकाबले में कम हो जाएगा, विच विल मेक आवर करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन सी, लेस देन 600। ठीक है जी, मूविंग ऑन। क्वेश्चन नंबर 22, कह रहे हैं व्हाट इज द टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब अ फ्लूइड्स रेजिस्टेंस टू फ्लो। देखो आपके पास एक चीज अपने पास नोट करना, जब फॉर एग्जांपल आपसे पानी गिर गया, जब पानी गिर जाता है किसी भी जमीन के ऊपर या किसी भी सरफेस के ऊपर, तो वो कुछ इस डायरेक्शन में आपके पास इस तरह से फ्लो कर रहा होता है। जब वो फ्लो कर रहा होता है तो उसके अंदर जो आपके पास लेयर्स होती हैं मॉलिक्यूल्स की, वो लेयर्स एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करती हुई आगे बढ़ रही होती हैं, और उस स्लाइडिंग की वजह से उन लेयर्स का एक दूसरे के ऊपर टकराना, उन मॉलिक्यूल्स की लेयर्स का ऊपर एक दूसरे के टकराने की वजह से आपके पास यहाँ पे क्रिएट होती है फ्रिक्शन, जिसको हम लोग कहते हैं कि भाई फ्लूइड को रेजिस्टेंस मिल रही है, फ्लो के अंदर बहने में थोड़ी सी रुकावट आ रही है, और इस रुकावट को बेटा हम लोग कहते हैं विस्कोसिटी। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाता है, ऑप्शन सी, विस्कोसिटी। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 23, कह रहे रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज का मतलब डेल्टा बाय डेल्टा टी, किसका, एंगुलर मोमेंटम का। एंगुलर मोमेंटम का जो रेट ऑफ चेंज होता है बेटा ये बराबर होता है हमारे पास टॉर्क के, ठीक है, ये बराबर होता है टॉर्क के। ये हम लोगों ने सीखा है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम के अंदर। मूविंग ऑन, करेक्ट ऑप्शन यहां पे क्या हो जाएगा हमारे पास, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 24, कह रहे किलोवाट आवर इज अ यूनिट ऑफ। देखो बेटा किलोवाट आवर किसका यूनिट बनता है, अगर आपको नहीं आता तो बना के चेक करते हैं। किलोवाट, वाट से याद आए ये तो हो जाएगा आपके पास किसका, पावर का यूनिट, मल्टीप्लाई बाय आर। आर जो है वो किसका होता है हमारे पास, टाइम का यूनिट। तो पावर मल्टीप्लाई बाय टाइम किसके बराबर होती है, पता नहीं सर। तो देखो पावर मल्टीप्लाई बाय टाइम आपके पास किसके बराबर होती है, पावर जो होती है आपके पास वो बराबर होती है एनर्जी पर यूनिट टाइम के, ठीक है। और यहाँ पे आ गया टाइम आपके पास, अच्छा टाइम से टाइम कैंसिल हो गया तो ये क्या बराबर हो गया आपके पास, एनर्जी के। अच्छा जी, तो इसका मतलब एनर्जी के बराबर है, और एनर्जी तो खुद सर किसके बराबर होती है, वर्क के। तो एनर्जी और वर्क तो एक ही बात हो गए, तो एनर्जी का भी यूनिट होता है किलोवाट आवर और वर्क का भी होता है, तो एनर्जी का भी है वर्क का भी है। लेकिन सवाल क्या है, नॉट अ यूनिट ऑफ, नॉट किसका नहीं है, किसका नहीं है, पावर का नहीं है। पावर का तो सिर्फ किलोवाट होता है ना भाई, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा आपके पास, पावर। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 25 में कह रहे हैं मोनोक्रोमैटिक लाइट कैन नॉट बी, इनमें से क्या नहीं हो सकता मोनोक्रोमैटिक लाइट को। मोनोक्रोमैटिक लाइट का मतलब होता है सिंगल कलर, सिंगल कलर का मतलब होता है सिंगल वेवलेंथ, यानी कि वेवलेंथ लाइट की चेंज ना हो, एक ही वेवलेंथ की लाइट हो या एक ही कलर की लाइट हो आपके पास, ठीक है। तो आपके पास सिंगल कलर या सिंगल वेवलेंथ की जो लाइट है वो क्या डिस्पर्स नहीं हो सकती। डिस्पर्स का मतलब क्या होता है सर, डिस्पर्स का मतलब होता है स्प्लिटिंग अप इनटू कंपोनेंट्स। भाई टूटेगा कौन अपने कंपोनेंट्स में, जो एक से ज्यादा कलर का बना होगा। जैसे व्हाइट लाइट टूटती है 7 कंपोनेंट्स में विबग्योर में, क्योंकि वो एक से ज्यादा कलर की बनी होती है। मोनोक्रोमैटिक का तो मतलब है सिंगल कलर, वो तो एक ही कलर की बनी होगी, तो इसका मतलब वो क्या नहीं हो सकती हमारे पास, डिस्पर्स नहीं हो सकती। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा आपके पास, डिस्पर्स्ड। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 26, कह रहे हैं बोथ किलोवाट आवर एंड इलेक्ट्रॉन वोल्ट आर यूनिट्स ऑफ। किलोवाट आवर की बात हो गई, ये भी हमने पिछले सवाल में देखते हुए आए, किलोवाट आवर तो एनर्जी का यूनिट है, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी किसका यूनिट होता है बेटा, एनर्जी का। लेकिन इलेक्ट्रॉन वोल्ट कौन सी एनर्जीज के लिए यूज किया जाता है, भी याद रख ले, ये यूज किया जाता है आपके पास नॉर्मली सब एटॉमिक पार्टिकल्स के लिए, या फिर आपके पास अगर हम लोग एटम्स की बात करते हैं, न्यूक्लियाइज की बात करते हैं, तो उनकी जो एनर्जी होती है जो कि बहुत छोटी होती है हमारे पास, तो उनको रीडेबल फॉर्म में लिखने के लिए हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट जैसा यूनिट यूज करते हैं। मूविंग ऑन,
क्वेश्चन नंबर 27 में कह रहे हैं द लीस्ट डिस्टेंस फॉर डिस्टिंक्ट विजन फॉर अ नॉर्मल पर्सन। एक ऐसा बंदा जिसकी आंख में कोई मसला नहीं है, उसके लिए लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन यानी कि उतना कम से कम डिस्टेंस जिस पे वो रख के आराम से कोई चीज व्यू कर सकता है, वो हमारे पास होता है 25 सेंटीमीटर। तो बेटा ये स्टैंडर्ड वैल्यू ये याद रखिएगा सारे, कि एक इंसान जिसकी आंख में कोई पंगा नहीं है, जो कि चश्मा नहीं लगाता और 6x6 उसकी आंखें हैं, तो उसके लिए लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन कितना होता है? 25 सेंटीमीटर होता है आपके पास। ठीक है जी, मूविंग ऑन। क्वेश्चन 28 कह रहे हैं 1 kg स्टोन फॉल्स फ्रीली फ्रॉम अ हाइट ऑफ 10 मीटर्स। ठीक है, एक हमारे पास अगर हम बात करें, क्या कह रहे हैं, 1 किलो का पत्थर है, उस 1 किलो के पत्थर को हम लोगों ने क्या किया, एक टावर से आपके पास उसकी हाइट से हम लोगों ने फ्रीली इसको गिरा दिया। फॉल फ्रीली का मतलब इनिशियल स्पीड कितनी हो जाएगी उसकी? 0, क्योंकि उसको ड्रॉप किया आपने। कितनी हाइट से ड्रॉप करा है? हाइट हमारे पास कितनी आ गई यहाँ पे? 10 मीटर्स। डिस्टेंस भी कह सकते हैं इसको, हाइट भी कह सकते हैं, की बात है। कह रहे हैं व्हाट इज इट्स वेलोसिटी जस्ट बिफोर स्ट्राइकिंग द ग्राउंड। बिल्कुल गिरने से पहले, बिल्कुल टकराने से पहले आपके पास उसकी फाइनल स्पीड कितनी होगी? देखो जब वो नीचे गिर रहा है फ्री फॉल मोशन में, तो उसकी एक्सेलरेशन किसके बराबर हो जाएगी? प्लस जी के। अब देखो आपको क्या क्या पता है, आपको वी आई पता है, ए पता है, एस पता है, वी एफ चाहिए। तो आंखें बंद करके मुझे नजर आया, मैं लगाऊंगा थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। वी आई स्क्वायर तो 0 है, कटा दो उसको, और वी एफ के ऊपर स्क्वायर बचा हुआ है, तो स्क्वायर को खत्म करने के लिए हमने रूट लगा दिया। तो वी एफ की वैल्यू क्या हो गई? 2। ए की वैल्यू कितनी होती है? 9.8। सही है जी। एस की वैल्यू में सवाल में कितनी दी हुई है भाई? एस की वैल्यू में सवाल में दी हुई है आपके पास डिस्टेंस की 100। ठीक है, अच्छा सॉरी 100 नहीं 10 दी हुई है, मेरे पास गलती से वो 100 हो गया, लिख दिया मैंने। तो ये 10 मीटर्स है आपके पास। अब ये 10 मीटर्स है, तो आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास? 2 इंटू 9.8 होता है 19.6, 19.6 इंटू 10 होता है 196, और 196 का हमारे पास जो रूट आएगा वो कितना आ जाएगा? 14 मीटर पर सेकंड। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपके पास? वीएफ का 14 मीटर पर सेकंड। तो ढूंढ लीजिए ऑप्शन, ऑप्शन सी विल बिकम आवर करेक्ट ऑप्शन। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 29 कह रहे हैं अनदर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज मेजर्ड इन। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हमारे पास किसमें मेजर की जाती है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है बेटा थीटा, यानी कि एंगल जो कवर कर रही है बॉडी, और थीटा का ऐसा यूनिट हमारे पास होता है रेडियंस। तो आपके पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट किसमें मेजर की जाती है? रेडियंस में। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन सी। ठीक है, मूविंग ऑन। कह रहे हैं 30 में इफ अ फोर्स वेक्टर F इज इक्वल टू 4i माइनस 2j एक्ट्स ऑन एन ऑब्जेक्ट एंड द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर D इज इक्वल टू 3i प्लस 4j, कह रहे हैं व्हाट इज द वर्क डन बाय द फोर्स। देखो बेटा वर्क डन जो होता है ना आपके पास, वर्क डन हमारे पास एक्चुअली डॉट प्रोडक्ट होता है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट होता है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का। फोर्स कितनी दी हुई है? 4i माइनस 2j, इसको डॉट करना है किसके साथ? डिस्प्लेसमेंट के साथ, जो कि है 3i प्लस 4j। ठीक है, आओ कर लेते हैं। आई को आई से मल्टीप्लाई कर दो, 4 3 हो जाएंगे 12, माइनस 2 और प्लस 4 हो जाएंगे माइनस का 8। 12 माइनस 8 हो गया 4, और वर्क डन निकाला तो उसका यूनिट क्या हो जाएगा हमारे पास? जूल्स। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वर्क डन का 4 जूल्स, विच विल मेक ऑप्शन बी आर करेक्ट ऑप्शन। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 31 कह रहे हैं एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट 2f ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस विल प्रोड्यूस एन इमेज। अगर मैं 2f के ऊपर ऑब्जेक्ट को रखूंगा तो आपके पास जो इमेज बनेगी बेटा, आपके पास ये बात याद रखिएगा, ये f पोजीशन है फॉर एग्जांपल और ये 2f है, तो दोनों साइड्स पे इक्वल डिस्टेंस पे होती है एक तो ये। ठीक है, और अगर आप ऑब्जेक्ट को 2f पे रखते हो तो एक लाइट रे जो हमारे पास स्ट्रेट जाती है लेंस तक, वो आपके पास फोकस से पास हो जाती है, और एक लाइट रे जो कि हमारे पास सेंटर से जा रही होती है, वो जाके आपके पास एग्जैक्टली एज इट इज चली जाती है अनरिफ्लेक्टेड, और ये दोनों लाइट रेज जहां पे जाके मिलती हैं वहां पे बनती है इमेज। अब ये लाइट रेज हमारे पास कहां पे जाके मिलेंगी? एग्जैक्टली 2f पे जाके मिलेंगी, और सेम साइज की भी होंगी। तो अगर ये 2f पे जाके मिलेंगी आपके पास, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा कि कहां पे बन रही है इमेज हमारे पास? एट 2f। तो रियल आंसर हो जाएगा हमारे पास एट 2f। ठीक है जी, मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 32 कह रहे हैं आपसे द बेंडिंग ऑफ अ बीम ऑफ लाइट अराउंड ऑब्स्टिकल्स इज कॉल्ड। अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल कोई ऑब्स्टिकल आ गया, कोई रुकावट आ गई, कोई हिंड्रेंस आ गई, उसके अराउंड हमारे पास जो वेव्स होती हैं, वो वेव्स आपके पास क्या हो जाती हैं बेटा? बेंड हो जाती हैं। अच्छा, क्यों बेंड हो जाती हैं? ड्यू टू देयर साइज ऑफ वेवलेंथ बीइंग वेरी स्मॉलर देन द साइज ऑफ गैप। तो आपके पास ये बेंड हो जाती हैं। अब अगर ये बेंड हो जाती हैं आपके पास, इसका मतलब क्या होता है? ये प्रोसेस हमारे पास कहलाता है डायफ्रैक्शन। इसे हम कहते हैं ऑप्शन ए डायफ्रैक्शन। ठीक है जी। इंटरफेरेंस हमारे पास होता है लाइट वेव्स का मिलना, रिफ्लेक्शन होता है टकरा के वापस जाना, रिफ्रैक्शन होता है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर हो जाना, लेकिन डायफ्रैक्शन का मतलब होता है कि आपके पास किसी रुकावट के अराउंड बेंड हो जाना आपके पास। ठीक है जी, मूविंग ऑन,
क्वेश्चन नंबर 33 कह रहे एंगल बिटवीन रेडियस वेक्टर एंड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज। देखो फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास एक बॉडी सर्कुलर मोशन में परफॉर्म कर रही है, ये एक पार्टिकल है जो कि आपके पास सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, इस तरह से घूम रहा है। जब ये पार्टिकल इस तरह से घूम रहा है तो इस पार्टिकल का सेंटर से लेकर जो पोजीशन वेक्टर बनेगा वो बनेगा कुछ इस तरीके से हमारे पास, ठीक है जी। ये आ जाएगा इसका पोजीशन वेक्टर आर, और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो कि इस पार्टिकल की वो चूंकि डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल होती है तो वो आ जाएगी कुछ इस तरह से। अब ये आपसे सवाल में क्या पूछ रहे हैं, आर और एसी वेक्टर जो है इन दोनों के दरमियान का एंगल बताओ। तो कितना एंगल है, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है। ऑपोजिट डायरेक्शन का मतलब 180 डिग्री, और 180 डिग्री बेटा बराबर होता है हमारे पास पाई रेडियंस के, ठीक है। तो 180 डिग्री आपके पास हो गया किसके बराबर, पाई रेडियंस के। करेक्ट ऑप्शन हो गया ऑप्शन बी। मूविंग ऑन 34 में कह रहे थे एंगल बिटवीन सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन एंड टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज। एक बॉडी है, फिर से अगेन वही कर लेते हैं भाई, सर्कुलर मोशन में मूव कर रही है आपके पास, इस तरीके से आपके पास ये बॉडी मूव कर रही है। कह रहे हैं अगर ये इस पॉइंट पर है ये पार्टिकल, तो बताओ इसकी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन दैट इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन नाम में डेफिनेशन है उसकी, कहां होगी इसकी डायरेक्शन, टेंजेंशियल। टेंजेंट ड्रॉ कर दो इस पार्टिकल का यहाँ पे, ये आगे टेंजेंशियल। तो सेंट्रीपिटल और टेंजेंशियल आपस में कैसी होती हैं सर, देखो भाई परपेंडिकुलर होती हैं। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी 90 डिग्रीज। Moving on. Question number 35. Can to replace a bright fringe by the next bright fringe in Michelson's interferometer, the movable mirror through a distance मूव थ्रू अ डिस्टेंस इक्वल टू। मूवेबल मिरर को कितना मूव करना चाहिए अगर हम लोग एक ब्राइट फ्रिंज से अगली ब्राइट फ्रिंज तक जाना चाहते हैं। देखो पहली ब्राइट फ्रिंज हमारे पास कहां पे बनती है, अगर हम लोग कंडीशंस के हिसाब से बात करें, एम लैम्डा होती है ब्राइट फ्रिंज की कंडीशन, एम प्लस हाफ लैम्डा होती है डार्क फ्रिंज की कंडीशन आपके पास। तो पहली ब्राइट फ्रिंज हमारे पास कहां पे बनती है, जहां पे होता है 0 लैम्डा डिस्टेंस। अगली डार्क कहां पे बनती है हमारे पास, फिर 0 जग दोगे अगर एम की जगह आपके पास, तो ये जगह 0.5 लैम्डा। उसके बाद जब आप पहली दफा एम इक्वल टू 1 पे रख के देखेंगे तो क्या आ जाएगा 1 लैम्डा। तो इसका मतलब अगर हम देखें तो आपके पास एक ब्राइट से दूसरी ब्राइट तक जाने के लिए आपको कितना वेवलेंथ कवर करनी पड़ती है, लैम्डा। तो हमारे पास इसका मतलब जो पाथ डिफरेंस है वो कितना आना चाहिए, लैम्डा आना चाहिए, ठीक है। देखो मिचेल्सन्स इंटरफेरोमीटर के अंदर आपके पास जो पाथ डिफरेंस होता है वो बराबर होता है 2 डेल्टा एक्स के, ठीक है। तो यहाँ पे 2 डेल्टा एक्स बराबर हो गया हमारे पास किसके, लैम्डा बाई 2 के। यहाँ पे डेल्टा एक्स होता है वो डिस्टेंस जो कि मिरर मूव करता है। तो डेल्टा एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास इस तरीके से, सॉरी 2 डेल्टा एक्स कितना होना चाहिए, लैम्डा होना चाहिए था, मैंने लैम्डा बाई 2 लिख दिया बाय बैड, क्योंकि टोटल हमने एक ब्राइट से दूसरे ब्राइट तक को चेक करना है। तो डेल्टा एक्स इसके बराबर हो जाएगा लैम्डा बाई 2 के। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, लैम्डा बाई 2, ऑप्शन बी। मूविंग ऑन क्वेश्चन नंबर 36 में कह रहे हैं द प्रोडक्ट ऑफ टाइम पीरियड ऑफ अ वेव एंड इट्स फ्रीक्वेंसी। टाइम पीरियड की आपने प्रोडक्ट लेना है किसके साथ, फ्रीक्वेंसी के साथ, ठीक है। करते हैं चेक। देखो टाइम पीरियड खुद जो है वो फ्रीक्वेंसी का रेसिप्रोकल होता है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, क्या बन जाएगा 1। तो इसका मतलब इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो हमेशा क्या आने वाला है 1, और 1 को मैथ्स में कौन नाम क्या देते हैं हम लोग आपके पास, यूनिटी। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारे पास, यूनिटी, ठीक है जी। मूविंग ऑन क्वेश्चन नंबर 37 कह रहे हैं इन प्रोजेक्टाइल मोशन फॉर मिनिमम टाइम ऑफ फ्लाइट अदर देन 0 द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन शुड बी स्मॉलर देन। देखो टाइम ऑफ फ्लाइट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2b नॉट साइन थीटा डिवाइडेड बाय जी। अगर मुझे यहाँ पे चेक करना है भाई मिनिमम टाइम ऑफ फ्लाइट चाहिए तो साइन थीटा की वैल्यू सबसे छोटी किसमें आती है देखना पड़ेगा। आओ चेक करते हैं। सबसे पहले देखते हैं साइन 90 तो बराबर होता है 1 के, ठीक हो गया। फिर आ गया हमारे पास साइन 60 जो है बेटा वो बराबर होता है हमारे पास 0.866 के, ठीक है। फिर उसके बाद आता है साइन 45 जो है बेटा ये बराबर होता है हमारे पास 0.707 के, और साइन 30 बराबर होता है 0.5 के। देख लो सबसे छोटी वैल्यू किसमें आ रही है, जिसमें सबसे छोटी वैल्यू आ रही है उसी से छोटे एंगल के अंदर रेंज सबसे कम, टाइम पीरियड सबसे कम आएगा। तो भाई अब सब कम किसमें आ रही है हमारे पास, 30 डिग्री में। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपके पास, ऑप्शन डी 30 डिग्रीज। मूविंग ऑन 38 कह रहे हैं an X-ray beam of wavelength 0.16 नैनोमीटर is incident on a set of planes of a certain crystal। ठीक हो गया, आपको वेवलेंथ बता दी। वेवलेंथ कितनी आ गई हमारे पास 0.16 नैनो का मतलब होता है 10 की पावर -9 मीटर्स। आगे कह रहे हैं on a set of planes of a certain crystal the first Bragg reflection, first का मतलब ऑर्डर पता लग गया, आ गया 1 is observed for an incidence angle of 30 डिग्री। एंगल कितना हो गया हमारे पास 30 डिग्री। कह रहे हैं व्हाट इज द कॉरेस्पॉन्डिंग इंटरप्लेनर स्पेसिंग। तो आपके पास इंटरप्लेनर स्पेसिंग को बेटा हम रिप्रेजेंट करते हैं ब्रैग्स लॉ के अंदर डी से, इसकी वैल्यू निकालनी है। अब ब्रैग लॉ का फॉर्मूला होता है m लैम्डा इज इक्वल टू 2d sin थीटा,
ठीक है, आपको डी चाहिए तो डी किसके बराबर हो जाएगा, एम लैम्डा डिवाइडेड बाय 2 sin थीटा। ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास किसकी, डी की। और डी की वैल्यू निकालते हैं, तो डी की वैल्यू हमारे पास कैसे निकलेगी, आओ देखो बेटा यहाँ पे जरा। तो डी के लिए हम लोगों ने एम की वैल्यू रखी, एम की जो वैल्यू हमें सवाल में गिवन है यहाँ से देख लेते हैं, वो गिवन है 1, लैम्डा की गिवन है 0.16 एक्सपोनेंट -9 और डिवाइड में क्या हमारे पास 2 इंटू साइन थीटा, साइन आ जाएगा 30 का और साइन 30 बराबर होता है 0.5 के, 2 इंटू 0.5 1 होता है, और तो 1 से 1 कैंसिल कर लो, ऐसे ही मान लो भाई। तो क्या बच गया 0.16 एक्सपोनेंट -9 मीटर्स बच गया। तो ये आंसर है भाई, ढूंढ लेते हैं। 0.16 -9 का मतलब नैनो है सर, तो इसका मतलब क्या आंसर आ गया, 0.16 नैनोमीटर ही आंसर आ गया हमारे पास। ठीक है जी, मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 39 में कह रहे हैं अ वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड, एक वेक्टर जिसको उसके मैग्नीट्यूड से आप डिवाइड कर देते हो बेटा, ये डेफिनेशन होती है आपके पास किसकी, एक यूनिट वेक्टर की, जिसका काम होता है सिर्फ और सिर्फ आपके पास क्या बताना कि किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन क्या है, क्या पर्टिकुलर डायरेक्शन है उसकी, तो ये काम होता है यूनिट वेक्टर का बताना। तो यूनिट वेक्टर एक ऐसा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है और उसको निकाला कैसे जाता है आपके पास, किसी भी वेक्टर को सी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करके। ठीक है जी, मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 40 में कह रहे हैं इफ द नेट टॉर्क एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज 0, अगर टोटल टॉर्क जो बॉडी पे एक्ट कर रहा है वो किसके बराबर है, 0 के। कह रहे हैं द बॉडी इज सेड टू बी, बॉडी किस में कही जाएगी हमारे पास, अगर कोई टॉर्क एक्ट नहीं कर रहा, टोटल टॉर्क 0 है, तो इसका मतलब बेटा सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम सेटिस्फाई होती है, और सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को हम लोग रोटेशनल इक्विलिब्रियम भी कहते हैं। ठीक है जी, मूविंग ऑन, 41 कह रहे ml2t minus 2 is the dimension of which of the following, आओ चेक करना पड़ेगा एक एक करके। इंपल्स, इंपल्स बराबर होता है फोर्स इनटू टाइम के, यानी कि मास इनटू एक्सीलरेशन इनटू टाइम। मास होता है केजी, एक्सीलरेशन होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, टाइम होता है सेकंड। क्या बच गया हमारे पास, केजी एम और एस -1 बच गया, यानी कि mlt -1 बच गया आपके पास। तो mlt -1 लिखा है, नहीं सर ये नहीं हो सकता। बी में कह रहे हैं मोमेंटम, मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी, यानी कि किलोग्राम इनटू मीटर पर सेकंड। डायमेंशन बन जाएगी mlt -1 इसकी भी, अरे वाह, क्योंकि इंपल्स और मोमेंटम की डायमेंशन सेम है, ये हम लोगों को हो सकता है आगे कहीं काम आए, तो ये बात याद रखिएगा बेटा। तो mlt -1 जो है ये मोमेंटम की डायमेंशन है, तो ये भी सवाल में नहीं है। पावर, पावर होता है हमारे पास वर्क डन पर यूनिट टाइम, वर्क डन जो है बेटा आपके पास, वर्क डन किसके बराबर होता है, अगर हम देखें वर्क डन होता है हमारे पास फोर्स इंटू डिस्टेंस के अपॉन टाइम, फोर्स इंटू डिस्टेंस फोर्स होता है MAD/T। ठीक है जी, तो एम मास, मास आ गया किलोग्राम, मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया, डिस्टेंस आ गया मीटर हमारे पास। ठीक है, और नीचे आपके पास कौन है, टाइम, टाइम का आ गया सेकंड। अब ये सेकंड और सेकंड क्या बन जाएंगे हमारे पास, ये हो जाएंगे किलोग्राम मीटर स्क्वायर और सेकंड -3, तो ये बन जाएगा ml2t-3। देखो ये लिखा हुआ है सवाल में ml2t-3 लिखा हुआ है, नहीं सर t-2 लिखा हुआ है। तो ले देके बचा क्या हमारे पास, पावर भी नहीं है, तो हीट ही होगा। ऐसे तो मुझे समझ में आ गया हीट है, लेकिन निकाल के तो चेक करवाएं सर कि हीट है भी कि नहीं है। तो हीट कैसे नहीं है, जाओ चेक कर लेते हैं भाई। हीट जो है एक एनर्जी है, एनर्जी का मतलब किसके बराबर होगी, ये सिर्फ और सिर्फ वर्क के, वर्क बराबर होता है एफडी के। एफडी का मतलब हमारे पास क्या आ गया, फोर्स, फोर्स होता है एमए, आगे डी। अच्छा, एमए का यूनिट हो गया किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर और डी होता है मीटर, तो ये हो जाएगा एम किलोग्राम का, मीटर 2 है, लेंथ स्क्वायर हो गया, और टाइम का कितना है -2, तो ml2t-2 बन गया आपके पास। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया हमारे पास, हीट। ठीक है जी, मूविंग ऑन, 42 कह रहे हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन एट द इक्विलिब्रियम पोजीशन, इक्विलिब्रियम पोजीशन पे क्या होता है बेटा वो समझते हैं। देखो बेटा एक सिंपल हार्मोनिक मोशन की छोटी सी एग्जांपल लेते हैं। सपोज कर लो कि हमारे पास एक झूला है, ठीक है, वो झूला आपके पास किसी रॉड के ऊपर आपने इस तरह से अटैच किया हुआ है, सही है, और आप उसके ऊपर बैठ के झूल लो, सही है। अब आप क्या करते हो, आप इसको जब पीछे लेके जाते हो, आप इसको जब पीछे की तरफ अपने पास एक्सटेंड करते हो इस तरह से, तो ये झूला जो है ऑब्वियस सी बात है ये चले जाता है अपनी एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर। ये इस वक्त हमारे पास कहां पे होता है, अपनी एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर। और एक्सट्रीम पोजीशन पे आप सोचो, जैसे ही आप आते हो आप आके रुकते हो, एक्सट्रीम पोजीशन पे रुकते हो, इसका मतलब आपकी स्पीड 0 होती है, लेकिन इस वक्त आपके अंदर जो मैक्सिमम एनर्जी होती है वो हाईएस्ट पॉइंट पे होने की वजह से पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो क्या होती है, मैक्सिमम होती है आपके पास। ठीक है, लेकिन चूंकि आप रुक चुके होते हो तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है इस पॉइंट पे आपके पास 0। फिर आप क्या करते हो, आप नीचे आना शुरू करते हो, नीचे आना शुरू करते हो, नीचे आते हो, नीचे आते आते आपकी स्पीड बढ़ती है, बढ़ती है, बढ़ती है, बढ़ती है, बढ़ती है, तो जो लोवेस्ट पॉइंट होता है वहां तक आते आते आपकी जो स्पीड है वो बढ़ चुकी होती है, मैक्सिमम हो चुकी होती है, तो आपकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो जाती है। और पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है इस लोवेस्ट पॉइंट पे आपके पास 0, क्योंकि सारी की सारी पोटेंशियल किसमें कन्वर्ट हो चुकी होती है हमारे पास, काइनेटिक के अंदर। ठीक है, तो इसका मतलब अगर हम लोग बात करते हैं मीन पोजीशन की, या मीन पोजीशन को एक और नाम भी दिया जाता है भाई आपके पास इक्विलिब्रियम पोजीशन, तो इक्विलिब्रियम पोजीशन के ऊपर आपके पास काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है और पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास क्या होती है बेटा, 0। ठीक है, अब सवाल में क्या पूछा है, इक्विलिब्रियम पोजीशन के ऊपर बताओ क्या होगा, काइनेटिक मैक्स पोटेंशियल 0, तो क्या ऑप्शन बन जाएगा हमारे पास, ऑप्शन सी, काइनेटिक मैक्स पोटेंशियल 0। ठीक है जी, मूविंग ऑन,
क्वेश्चन 43 कह रहे हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन एट द एक्सट्रीम पोजीशंस, सिंपल हार्मोनिक मोशन में एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर कौन कौन होता है? ए काइनेटिक एनर्जी इज मिनिमम एंड पोटेंशियल इज मैक्सिमम। अब ये मुझे बताने की शायद जरूरत ना पड़े इतनी ज्यादा जोर से, क्यों? क्योंकि अभी पिछले सवाल में हम देख कर आए कि आपके पास एक्सट्रीम पोजीशन पे क्या होना चाहिए। आओ देखते हैं। एक्सट्रीम पोजीशन पे आप देखें, एक्सट्रीम पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है और काइनेटिक क्या होती है? हमारे पास जीरो होती है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारे पास? देखें यहाँ पे पोटेंशियल मैक्सिमम होगी, काइनेटिक क्या हो जाएगी? जीरो। तो पोटेंशियल मैक्सिमम ढूंढो। पोटेंशियल मैक्सिमम किस में आ रही है हमारे पास? सिर्फ ऑप्शन ए में आ रही है सर। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? काइनेटिक इज मिनिमम, पोटेंशियल इज मैक्सिमम। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 44 कह रहे टाइड्स। टाइड्स क्या होते हैं? देखो बेटे, जब भी आप सी व्यू पे जाके बैठते हो या समंदर पे जाके बैठते हो तो आप देखते हो लहरें बन रही हैं। वो जो लहरें बन रही हैं वो क्यों बन रही हैं? वो कौन बना रहा है लहरें? देखो, अर्थ का जो सरफेस है, पानी उस सरफेस के ऊपर इस तरह से ही पड़ा हुआ है ना आपके पास। अब उस सरफेस के सामने चांद भी मौजूद है, उस सरफेस के सामने सूरज भी मौजूद है। तो चांद और सूरज चूंकि मैटर है और पानी भी एक मैटर है, तो सूरज और चांद अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स ग्रेविटेशंस लॉ इन दोनों को, इस पानी को क्या करते हैं? अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं थोड़ा बहुत, जिसकी वजह से ये ऊपर उठता है। तो जिस दिन आपके पास चांद की नई तारीख होती है, हम लोग बोलते हैं, या पूरा चांद होता है, हम लोग बोलते हैं भाई ज्यादा आपके पास टाइड्स हाई होंगी, समंदर में भी नहीं जाना चाहिए। तो वो इसकी वजह यही है। तो इसका मतलब क्या हुआ? जो टाइड्स बन रही है, जो लहरें बन रही है हमारे पास, वो क्यों बन रही है? क्योंकि चांद और सूरज जो वो क्या कर रहे हैं? वो ग्रेविटेशन की वजह से अट्रैक्ट कर रहे हैं आपके पास हमारे ओशियन में मौजूद पानी को। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ मून एंड सन बोथ। ठीक है जी, मूविंग ऑन। 45 कह रहा कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। ठीक हो गया, स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट हो गया हमारे पास, एंड मूव्स डाउन अ स्मूथ इंक्लाइन प्लेन। फ्रिक्शनलेस इंक्लाइन प्लेन है, स्मूथ इंक्लाइन प्लेन से गाड़ी हमारे पास नीचे की तरफ जा रही है। इनिशियल स्पीड कितनी थी उसकी? जीरो थी। ठीक है, यहां से उसने स्टार्ट करा। कह रहे दैट मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। ठीक है, ये इंक्लाइन प्लेन 30 डिग्री पे है। कह रहे इट अटेन्स अ स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकंड। इसकी फाइनल स्पीड कितनी हो गई हमारे पास? 20 हो गई। क्या पूछ रहे हैं? कह रहे व्हाट इज इट्स एक्सेलरेशन? इसकी एक्सेलरेशन बताओ। बेटा, एक फ्रिक्शनलेस इंक्लाइन प्लेन की जो एक्सेलरेशन होती है उसका फॉर्मूला होता है हमारे पास सिंपली जी साइन थीटा। ठीक है, जी की वैल्यू होती है 9.8 और साइन थीटा हमारे पास हो जाएगा साइन 30। साइन 30 बराबर होता है बेटा 0.5 के, यानी कि 1/2 के। 9.8 का हाफ करोगे, आंसर आ जाएगा 4.9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपके पास? 4.9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, विच इज ऑप्शन डी। ठीक है जी, मूविंग ऑन। क्वेश्चन नंबर 46 कह रहे हैं द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम इज कॉल्ड। फोर्स और टाइम का जो प्रोडक्ट है ये किसके बराबर होता है? बेटा, फोर्स और टाइम का जो प्रोडक्ट है वो चेक करते हैं। फोर्स की जगह हम क्या लिख सकते हैं? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम मल्टीप्लाई किससे हो रहा है? टाइम से। फोर्स की जगह मैंने लिखा रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम मल्टीप्लाई किससे हो रहा है? टाइम से। टाइम से टाइम कैंसिल हो गया, जिसका मतलब फोर्स और टाइम किसके बराबर हो गया? चेंज इन मोमेंटम के। तो मोमेंटम के तो बराबर नहीं हुआ, चेंज इन मोमेंटम के बराबर है। और वर्क बिल्कुल भी चेंज इन मोमेंटम के बराबर नहीं होता। इंपल्स, यस, इंपल्स की डेफिनेशन ही बेटा क्या है? इंपल्स का मतलब होता है द चेंज इन मोमेंटम इन अ बॉडी अपॉन इंपैक्ट। ठीक है, किसी भी इंपैक्ट पड़ने के ऊपर किसी भी बॉडी के अंदर कितना मोमेंटम, यानी कि कितना उसकी मूवमेंट में चेंज आता है, उसे हम लोग कहते हैं इंपल्स। ठीक है जी, मूविंग ऑन। क्वेश्चन नंबर 47 कह रहे हैं व्हेन द एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ रोटेटिंग बॉडी इज कंजर्व। अगर एंगुलर मोमेंटम कंजर्व है, कांस्टेंट है, चेंज नहीं हो रहा, तो एंगुलर मोमेंटम सिर्फ एक कंडीशन में कंजर्व होता है बेटा, और वो कंडीशन हमें बताई जाती है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम के अंदर, कि वो जो एक कंडीशन जिसके अंदर आपके पास एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा, वो कंडीशन ये है कि कोई भी एक्सटर्नल टॉर्क एक्ट ना कर रहा हो। कोई भी एक्सटर्नल टॉर्क आपके पास क्या ना कर रहा हो? एक्ट ना कर रहा हो। एंगुलर मोमेंटम चेंज नहीं होगा, कंजर्व रहेगा। कब? इन एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल टॉर्क। जब कोई भी टॉर्क आपके पास एक्ट नहीं कर रहा होगा, यानी कि टोटल टॉर्क कितना हो जाएगा हमारे पास? जीरो हो जाएगा। तो और ऑप्शंस देखते हैं क्या हो जाते हैं हमारे पास। टॉर्क जीरो होना चाहिए। ए कह रहे टॉर्क ऑन द बॉडी इज कांस्टेंट, नहीं कांस्टेंट नहीं चाहिए, जीरो चाहिए। बी कह रहे टॉर्क ऑन द बॉडी हैज बिकम वेरी हाई। अबे नहीं भाई, हाई कर दोगे तो एंगुलर मोमेंटम चेंज होता चला जाएगा। सी टॉर्क ऑन द बॉडी इज जीरो, यस, और कितना होना चाहिए हमारे पास? जीरो होना चाहिए। ठीक है जी, मूविंग ऑन। 48 कह रहे अ मैन वेज 600 न्यूटन। ठीक हो गया, उसका वेट बता दिया। वेट का मतलब mg की वैल्यू आ गई हमारे पास, कितनी आ गई? 600 न्यूटन आ गई। कह रहे हैं रन्स अप अ स्टेयरकेस टू अ हाइट ऑफ, कितनी हाइट तक चला गया? 4 मीटर्स की। इन अ टाइम ऑफ, टाइम कितना लगाया उसने? 3 सेकंड्स का। हाउ मच पावर? पावर का फॉर्मूला होता है बेटा एनर्जी कंज्यूम पर यूनिट टाइम। एनर्जी यहाँ पे जो आ रही है वो कौन सी है? क्योंकि हाइट पे जा रहे हो तो आपके पास पोटेंशियल एनर्जी आ रही है। भाई आप क्या कर रहे हो? आप हाइट पे जा रहे हो ना, सीढ़ियों पे चढ़ गए यहाँ से यहाँ तक, तो आपके अंदर कौन सी एनर्जी आ रही है? पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है mgh, ओवर में आ गया t। mg वेट पूरा का पूरा आपको दे दिया उठा के 600 मल्टीप्लाई बाय हाइट, हाइट कितनी है 4, और टाइम कितना है हमारे पास 3। 3 1 3, 3 2 6, 2 4 8, और 8 के साथ 2 अंडे लगा दो तो आपके पास आंसर बन जाएगा सिंपली 8
100 और पावर निकाली है तो यूनिट हो जाएगा हमारे पास वॉट। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाता है बेटा हमारे पास पावर का यहाँ पे 800 वॉट्स। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी 800 वॉट्स। Moving on, question number 49 कह रहे हैं if the metal bob of a simple pendulum is replaced by a wooden bob, अगर मैं बॉब का मास चेंज कर देता हूं, मेटल के बजाय वुडन का लगा देता हूं, तो क्या होगा टाइम पीरियड के साथ? आओ देखते हैं भाई। टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम का फॉर्मूला होता है 2 पाई अंडर रूट एल ओवर जी। तो अगर लेंथ चेंज होती है पेंडुलम की तब तो टाइम पीरियड पे फर्क पड़ेगा। जी की वैल्यू ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन चेंज होती है, यानी कि अगर मैं अर्थ से उठ के कहीं और चले जाऊं या अर्थ से हाइट पे चले जाऊं या अर्थ की डेप्थ में चले जाऊं तो जी की वैल्यू चेंज हो जाएगी। उससे जो टाइम पे फर्क पड़ेगा हमारे पास वो आपके पास टाइम पे फर्क पड़ेगा। अदरवाइज ये बॉब को चेंज करने से, मास हल्का नीचा करने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जिसका मतलब टाइम पीरियड पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका मतलब ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, इट्स टाइम पीरियड रिमेन्स द सेम। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 में आपसे क्या कह रहे हैं, देखो भाई, कह रहे हैं व्हाट इज द नेचर ऑफ द फाइनल इमेज प्रोड्यूस्ड बाय अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। बेटा कंपाउंड माइक्रोस्कोप की जो फाइनल इमेज होती है वो बनाती है हमारे पास आईपीस। और आईपीस के अंदर क्या होता है, आईपीस के अंदर हमने कोशिश ये की होती है कि ऑब्जेक्टिव ने जो इमेज बनाई होती है, जो कि आईपीस का ऑब्जेक्ट हो जाता है आपके पास, वो हमारे पास आईपीस के फोकस के अंदर रहे, जिसकी वजह से जब आपके पास लाइट रेज हमारे पास कन्वर्ज होना चाहती हैं तो इस डायरेक्शन में नहीं होती, वो पीछे कहीं पे जाके कन्वर्ज होती हैं। थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी सी मेरी डायग्राम है लेकिन समझने के लिए काफी है। तो आपके पास एक वर्चुअल और मैग्नीफाइड इमेज बनती है, जैसे एक सिंपल माइक्रोस्कोप बनाता है, बिल्कुल वैसी आईपीस ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप भी बनाती है, एक वर्चुअल और मैग्नीफाइड इमेज। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी वर्चुअल एंड मैग्नीफाइड। ठीक है जी, मूविंग ऑन। 51 कह रहा बॉडी ऑफ 500 न्यूटन ऑन अर्थ, हाउ मच वुड इट वे हाफ वे बिलो द सरफेस ऑफ अर्थ। ठीक हो गया, आपसे कह रहे हैं कि भाई ये अर्थ है हमारे पास, अर्थ के अंदर मैं कहां जा रहा हूं, हाफ वे जा रहा हूं नीचे। हाफ वे जब मैं नीचे चले जाऊंगा, क्योंकि कितनी डेप्थ मैंने डिक कर ली होगी, हाफ आ रही, रेडियस ऑफ अर्थ का हाफ डिक कर लिया होगा ना मैंने। तो यहाँ पे जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, आओ देखते हैं। देखो जी की वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी, यहाँ पे जी की वैल्यू का फॉर्मूला हो जाएगा 1 माइनस डी ओवर आर ई इंटू जी। डी की जगह में काम करते हैं, डी की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं बेटा, आपके पास सिंपली 0.5 आर ई। ठीक है, हाफ का मतलब 0.5 ही होता है ना, अपॉन में कौन है आर ई और आगे कौन है जी, तो आर ई से आर ई कैंसिल हो गया, 1 में से हाफ माइनस करना है, 1 में से हाफ माइनस करना है मतलब 0.5 जी हो जाएगा। तो यानी कि इस डेप्थ के ऊपर जी की वैल्यू कितनी रह जाएगी, आधी रह जाएगी। और वेट का फॉर्मूला क्या होगा इस डेप्थ के ऊपर, मास मल्टीप्लाई बाय जी की वैल्यू एट दैट डेप्थ। अब मास तो हमें दिया हुआ नहीं है सर, कोई बात नहीं, एक काम करते हैं, आपके पास मास की जो वैल्यू है, जी की जो वैल्यू है उसकी जगह हम एक काम करते हैं, हम लिख देते हैं 0.5 जी, जो कि जी अर्थ की वैल्यू है। एम जी हो जाएगा अर्थ का जी एम जी, और अर्थ का एम जी हमें कितना दिया हुआ है 500 मल्टीप्लाई बाय 0.5। 500 का हाफ होता है हमारे पास बेटा 250। तो करेक्ट आंसर क्या आ गया, 250 न्यूटन। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन सी 250, जिसका मतलब अगर जी की वैल्यू हाफ हो रही है तो वेट भी एग्जैक्टली क्या हो जाएगा, आपके पास हाफ हो जाएगा। ठीक है जी, मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 52 कह रहे हैं व्हाट हैपेंस टू द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन एज अ पर्सन एजेस। जब हमारी उम्र बढ़ने स्टार्ट हो जाती है तो लीस्ट डिस्टेंस जो होता है डिस्टिंक्ट विजन का, जिसपे हम लोगों को चीजें नजर आना शुरू होती हैं, वो फिर आपके पास, आपको करीब की नजर कमजोर हो जाती है आपकी, तो आप उसको चीजों को दूर रख के देखना स्टार्ट करते हो, आगे पीछे करते हो अपने पास से। तो इसका मतलब हमारे पास आहिस्ता आहिस्ता उम्र बढ़ते बढ़ते हमारा जो लीस्ट डिस्टेंस है वो भी बढ़ने लग जाता है और हमें चीजें सही से नजर नहीं आती। ठीक है जी, मूविंग ऑन। 53 कहना द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स विल बी मैक्सिमम। स्केलर प्रोडक्ट मैक्सिमम कब आएगा, ए डॉट बी बराबर होता है भाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी, और आगे आ जाता है हमारे पास cos थीटा। तो cos थीटा की वैल्यू जब बड़ी आएगी सर, वहां पे स्केलर प्रोडक्ट हमारे पास मैक्सिमम आएगा। तो cos थीटा की वैल्यू हम ये कैसे बता सकते हैं कि सबसे बड़ी कहां पे आने वाली है आपके पास, इसको बताने के लिए हमें सबकी वैल्यूज पता होनी चाहिए इन सब में से। अब अगर हम लोग सारे ऑप्शंस देखते हैं आपके पास, सबसे पहला ऑप्शन हमारे पास है cos ऑफ जीरो। cos ऑफ जीरो जब आप निकालते हो बेटा, तो cos ऑफ जीरो बराबर होता है हमारे पास ऑप्शन ए में cos ऑफ जीरो बराबर होता है किसके, 1 के। ठीक हो गया। दूसरा cos ऑफ 90, cos ऑफ 90 जो है ये बराबर होता है 0 के। तीसरा cos ऑफ 180 ये बराबर होता है -1 के। और cos ऑफ 270 निकालोगे अगर आप, तो cos ऑफ 270 भी बराबर आता है बेटा आपके पास 0 के। अब आप खुद देख लो सबसे बड़ा आंसर किस पे आ रहा है। सबसे बड़ा आंसर हमारे पास आ रहा है बेटा, सबसे पहले अगर हम देखें 0 डिग्री के ऊपर, दैट इज +1। -1 सबसे बड़ा नहीं है, वो सबसे छोटा है। तो सबसे बड़ा आंसर किस पे आ रहा है, 0 डिग्री पे, दैट इज +1। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारे पास, ऑप्शन ए 0 डिग्री, जिसका मतलब डॉट प्रोडक्ट मैक्सिमम होता है पैरेलल वेक्टर्स के लिए या 0 डिग्री के ऊपर। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 54 कह रहे टू सोर्सेज आर कॉल्ड कोहेरेंट इफ दे प्रोड्यूस वेव्स। दो सोर्सेज कोहेरेंट सोर्सेज कहलाएंगी अगर उनमें से कैसी वेव निकलनी हो, ऑफ इक्वल वेवलेंथ, बिल्कुल सही बात है। इक्वल फ्रीक्वेंसी, हाँ ये भी सही है। इक्वल वेलोसिटी, ये वेरी कर सकता है थोड़ा सा आपके पास, लेकिन ज्यादातर ये भी इक्वल होता है। कह रहे
ऑफ इक्वल फ्रीक्वेंसी एंड हैविंग कांस्टेंट फेज डिफरेंस बिटवीन देम, ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है। तो चूंकि यहाँ पे हम लोगों ने बेस्ट ऑप्शन चूज करना है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाता है, इक्वल फ्रीक्वेंसी भी होनी चाहिए और फेज डिफरेंस भी कांस्टेंट होना चाहिए उन दोनों के दरमियान। ठीक है जी, मूविंग ऑन। क्वेश्चन नंबर 55, कह रहा डाइफ्रैक्शन ग्रेटिंग हैज 2000 लाइंस पर सेंटीमीटर। ठीक हो गया, 2000 लाइंस कितनी है पर सेंटीमीटर है आपके पास, लेकिन आपके पास अगर 2000 लाइंस पर सेंटीमीटर है तो एक मीटर में कितनी होंगी वो निकाल लेते हैं। काम करते हैं, मल्टीप्लाई कर दो 100 से, तो जैसे ही 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 2 एक्सपोनेंट 5 लाइंस पर मीटर, यानी कि एक मीटर में कितनी लाइंस हैं, 2 एक्सपोनेंट 5 है। ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, डाइफ्रैक्शन ग्रेटिंग के अंदर लाइंस पर सेंटीमीटर की, यानी कि हमारे पास n ओवर l की। ठीक है, लाइंस, नंबर ऑफ लाइंस n होता है, l हमारे पास लेंथ होती है, तो n ओवर l की वैल्यू हम लोगों को यहाँ पे इन्होंने बता दी। तो n ओवर l आपके पास आ गई कितनी, 2 एक्सपोनेंट 5 के। क्या पूछ रहे हैं, कह रहे हैं व्हाट विल बी इट्स वैल्यू ऑफ ग्रेटिंग एलिमेंट। ग्रेटिंग एलिमेंट को बेटा d से रिप्रेजेंट करते हैं और वो बराबर होता है l ओवर n के, यानी कि इसके ऑपोजिट, इसके रेसिप्रोकल के। अगर इसका रेसिप्रोकल है तो ये लोग कर देते हैं रेसिप्रोकल, 1 ओवर 2 इंटू 10 की पावर 5, 1 ओवर 2 होता है 0.5 और 10 की पावर 5 ऊपर जाके हो जाएगा -5। ठीक है, तो आपके पास करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाता है, इस तरह से साइंटिफिक नोटेशन में लिख लो 5 एक्सपोनेंट -6, तो और यूनिट क्या आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे मीटर। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाता है ऑप्शन ए, 5 एक्सपोनेंट -6 मीटर्स। मूविंग ऑन। क्वेश्चन नंबर 56, 56 में कह रहे हैं अ बीम ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट इज पासिंग फ्रॉम वन मीडियम इनटू अनदर। ठीक है, एक मोनोक्रोमेटिक लाइट की जो बीम है वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी डज नॉट चेंज, इनमें से क्या चीज चेंज नहीं होती। देखो बेटा, जब मीडियम चेंज होता है ना आपके पास, तो ये बात याद रखना, लाइट की डायरेक्शन भी चेंज होती है और लाइट की स्पीड भी चेंज होती है, और स्पीड की वजह से हमारे पास चूंकि v इज इक्वल टू एफ लैम्डा होता है, तो वेवलेंथ भी चेंज होती है। स्पीड भी चेंज होती है लाइट की मीडियम चेंज होने की वजह से, और वेवलेंथ भी चेंज होती है लाइट की मीडियम चेंज होने की वजह से। द ओनली थिंग विच डज नॉट चेंज इज द फ्रीक्वेंसी। आपके पास लाइट की फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती, तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपके पास, ऑप्शन बी, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। ठीक है जी, मूविंग ऑन। 87, can if the dot product of two vectors is equal to the magnitude of cross product of the same vectors, then the angle between them। देखो इस जैसा एक सवाल हम लोग पीछे करके आए हैं एक्चुअली। देखो आपके पास a डॉट b का मैग्नीट्यूड किसके बराबर है, कह रहे हैं a क्रॉस b के मैग्नीट्यूड के, किस एंगल के ऊपर होगा ये हम पीछे करके आ चुके हैं, शायद आपको याद हो। इसकी जगह डायरेक्टली हम लिख सकते हैं ए बी कॉस थीटा, इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, ए बी साइन थीटा। ए बी कट गए, साइन ओवर कॉस बराबर हो जाएगा हमारे पास 1 के, साइन ओवर कॉस होता है 10, तो ये हो जाएगा थीटा की वैल्यू 10 इनवर्स ऑफ 1, थीटा की वैल्यू हमारे पास आ गई 10 इनवर्स ऑफ 1, तो थीटा की वैल्यू हमारे पास कितनी निकल के आ जाएगी, 40 डिग्री, 5 डिग्री। तो आपके पास करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा 45 डिग्रीज। तो करेक्ट ऑप्शन ढूंढ लो अपने पास, क्या आ रहा है, ऑप्शन बी, 45 डिग्रीज आ रहा है। मूविंग ऑन। क्वेश्चन में 58, 58 में कह रहे हैं हेलीकॉप्टर ऑफ मास 3 एक्सपोनेंट 3 kg, ये 10 की पावर से बेटा गलती से हमारे पास टाइपिंग में ऐसा हो गया, तो ये हो जाएगा आपके पास 3, सॉरी राइटिंग में भी गलती हो रही है। अच्छा, ये हो जाएगा 3 एक्सपोनेंट 3 kg। कह रहे हैं राइजेस वर्टिकली विद अ कांस्टेंट स्पीड, ऊपर की तरफ जा रहा है डायरेक्टली आपके पास, कितनी स्पीड से, कांस्टेंट स्पीड से ऊपर जा रहा है, और कांस्टेंट स्पीड कितनी है उसकी, 25 मीटर पर सेकंड। कह रहे हैं व्हाट इज द रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन द हेलीकॉप्टर। रिजल्टिंग फोर्स का फॉर्मूला होता है F इज इक्वल टू ma। मास हमें कितना दिया हुआ है, 3 एक्सपोनेंट 3। एक्सेलरेशन कितनी दी हुई है, एक्सेलरेशन का मतलब होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड या रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। अगर आपके पास ये वर्टिकली ऊपर ही जा रहा है तो ना इसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है, ना ही इसकी स्पीड चेंज हो रही है, जिसका मतलब इसकी वेलोसिटी यूनिफॉर्म हो गई, और यूनिफॉर्म वेलोसिटी में एक्सेलरेशन कितनी हो जाती है बेटा आपके पास, 0। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास यहाँ पे 0, और 0 मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग विल बिकम 0, तो रिजल्टेंट फोर्स कितनी हो जाएगी आपके पास, 0। तो दैट्स व्हाई द करेक्ट ऑप्शन विल बिकम ऑप्शन ए, 0। मूविंग ऑन। क्वेश्चन नंबर 59, 59 में कह रहे हैं डायमेंशन ऑफ इंपल्स इज इक्वल टू दैट ऑफ। देखो बेटा, इंपल्स होता क्या है, इंपल्स होता है चेंज इन मोमेंटम के बराबर। इंपल्स का मतलब क्या होता है, हमने पीछे भी जिक्र किया था, चेंज इन मोमेंटम। तो मोमेंटम और चेंज इन मोमेंटम का भाई यूनिट तो सेम होगा ना, तो डायमेंशन भी सेम होगी। तो इसका मतलब इंपल्स की डायमेंशन किसके साथ सेम होगी, मोमेंटम के साथ। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारे पास, ऑप्शन बी, लीनियर मोमेंटम। ठीक है जी, मूविंग ऑन। क्वेश्चन नंबर 60, कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी हैज सेम यूनिट एज दैट ऑफ टॉर्क। इनमें से किसका बराबर यूनिट होता है टॉर्क के, स्ट्रेस का। स्ट्रेस बेटा आपके पास होता है बराबर किसके, अगर हम लोग बात करें, स्ट्रेस हमारे पास बराबर होती है, जस्ट अ सेकंड, अच्छा जी, तो स्ट्रेस जो होती है हमारे पास, स्ट्रेस हमारे पास बराबर होती है फोर्स पर यूनिट एरिया के। फोर्स होता है न्यूटन, एरिया होता है मीटर स्क्वायर। ठीक है, टॉर्क,
टॉर्क का यूनिट क्या होता है भाई? टॉर्क का सर फॉर्मूला होता है एफ डी, यूनिट बनता है न्यूटन और डिस्टेंस का होता है मीटर, तो एनएम आना चाहिए, तो ये तो नहीं है, कट गया। प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास? फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया। अच्छा जी, प्रेशर का फॉर्मूला भी फोर्स अपॉन एरिया, तो इसका यूनिट भी क्या बन जाएगा? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये भी नहीं है। सी फोर्स, फोर्स का तो सिर्फ होता है न्यूटन, ये भी कट गया। तो लेते के बच्चा कौन? वर्क। और सर चेक तो कराएं वर्क का होता भी कैसे है। वर्क आपके पास बेटा, वर्क का फॉर्मूला होता है एफ डी, यानी कि इसका भी फॉर्मूला क्या हो जाता है? यूनिट हमारे पास न्यूटन इंटू मीटर। बस फर्क क्या होता है? वर्क के अंदर जो डी है वो डिस्प्लेसमेंट को शो कर रहा होता है, उसके मैग्नीट्यूड को, और टॉर्क में जो डी है वो मोमेंट आर्म को शो कर रहा होता है आपके पास। मूविंग ऑन, Question 61. Can the maximum number of rectangular components in which a vector can be resolved in a plane? एक plane के अंदर rectangular components कितने बन सकते हैं? rectangular component का मतलब होता है वो components जो कि एक दूसरे के साथ perpendicular हो। तो एक plane में भाई आपके पास, plane का मतलब होता है 2 एक्सेस या 2 डायमेंशनल, तो एक plane में भाई दो ही components बन सकते हैं, एक होता है थीटा के बराबर वाला और एक होता है थीटा के सामने वाला। ठीक है जी, तो ये दो ही बन सकते हैं जिसको हम एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट या हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कंपोनेंट भी कहते हैं। ठीक है जी, मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर आपके पास आ जाता है 62। कह रहे द मैक्सिमम नंबर ऑफ कंपोनेंट्स इनटू व्हिच अ वेक्टर कैन बी रिजॉल्व्ड। अच्छा, अब यहाँ पर रेक्टेंगुलर का जिक्र नहीं किया, इसका मतलब मैं डायरेक्शन से आजाद हूं, तो कितने कंपोनेंट्स बन सकते हैं एक वेक्टर के? अच्छा जी, ये एक्स एक्सिस है सर, ये वाई एक्सिस है, डायरेक्शन से आजाद हो आप कोई भी एक्सेस ले सकते हो अपनी दिल की मर्जी की, तो ये हजारों एक्सेस बन सकती हैं, इनफिनाइट एक्सेस बना सकता हूं सर, इस तरह से तो मैं इनफिनाइट एक्सेस बना सकता हूं। तो हर एक्सेस के अंदर अलग अलग कंपोनेंट भी बन सकता है, जिसका मतलब कंपोनेंट्स भी कितने बन जाएंगे आपके पास? इनफिनाइट। ठीक है जी, मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 63। कहना द नेट टॉर्क एक्टिंग ऑन अ बॉडी डिटरमाइंस इट्स। जो टॉर्क किसी भी बॉडी के ऊपर एक्ट कर रहा होता है उससे हमें क्या पता लगता है? देखो टॉर्क होता क्या है? टॉर्क हमारे पास होता है द एबिलिटी, सॉरी, टॉर्क हमारे पास होता है द टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स, यानी कि घूमने की वजह। अब टॉर्क की वजह से बॉडी घूम रही है, अगर घूम रही है तो इसका मतलब उसमें कौन सी मोशन आ रही है? उसके अंदर एंगुलर मोशन आ रही है, और एंगुलर मोशन का मतलब, एंगुलर मोशन अगर हमारे पास टॉर्क एक्ट करोगे तो बढ़ेगी या कम होगी हमारे पास। तो अगर आप टॉर्क की बात करते हैं तो अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला ऑफ टॉर्क ये बराबर होता है आई अल्फा के, जिसका मतलब टॉर्क से डायरेक्टली कौन इन्फ्लुएंस होता है? एंगुलर एक्सीलरेशन। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारे पास? ऑप्शन डी, एंगुलर एक्सीलरेशन। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 64। कहने दी हॉरिजॉन्टल रेंज एंड द मैक्सिमम हाइट ऑफ अ प्रोजेक्टाइल आर इक्वल। आर और एच की वैल्यू हमारे पास क्या इक्वल है? बताओ कितने एंगल पे होगी? देखो बेटा, रेंज का फॉर्मूला हमारे पास होता है वी नॉट स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय जी, जबकि हाइट का फॉर्मूला हमारे पास होता है वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2g। ये जी से जी कट गया पहली बात तो, और वी नॉट स्क्वायर से वी नॉट स्क्वायर भी कट गया आपके पास। साइन 2 थीटा को अगर हम ओपन करके लिखें तो ट्रिग्नोमेट्री के अंदर इसका जो आपके पास फॉर्मूला होता है वो होता है कि इसके बराबर 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ये जो 2 यहाँ था ये वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके साथ आपके पास। ठीक है, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है हमारे पास? साइन स्क्वायर थीटा। तो आपके पास अब क्या होगा? एक साइन से एक साइन क्या हो जाएगा हमारे पास? कैंसिल, 2 2 हो जाएंगे 4, और कॉस थीटा वहां जाके क्या हो जाएगा हमारे पास? डिवाइड। तो ये बन जाएगा साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। तो बेटा साइन थीटा ओवर कॉस थीटा हमारे पास किसके बराबर हो जाता है? टेंजेंट थीटा के, और टेंजेंट थीटा किसके बराबर आ रहा है? 4 के। तो इसका मतलब थीटा की वैल्यू किसके बराबर हो गई हमारे पास? सिंपली tan इनवर्स ऑफ 4 के, और tan इनवर्स ऑफ 4 अगर हम निकालते हैं तो ये बराबर आता है बेटा आपके पास 75.9 डिग्री के, जिसको हम 76 डिग्री भी कह सकते हैं। यहाँ पे जो बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन डी, 75 डिग्रीज। मूविंग ऑन, 66। कहने द काइनेटिक एनर्जी इन हीलियम पॉजिटिव विल बी मैक्सिमम इन। देखो आपके पास किसी भी इलेक्ट्रॉन की जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो कौन से ऑर्बिट के अंदर मैक्सिमम होती है? ये सवाल है, सवाल आसान सा। देखो किस ऑर्बिट के अंदर मैक्सिमम होती है उसकी वेलोसिटी? जितना वो न्यूक्लियस के करीब होता है इतना ज्यादा तेजी से स्पीड में आपके पास रोटेट करता है इलेक्ट्रॉन। तो इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी हमारे पास मैक्सिमम कब होगी? जितना वो छोटे ऑर्बिट में होगा। तो जितना छोटे ऑर्बिट में होगा निकाल लेते हैं, कितने छोटे ऑर्बिट में होगा? सबसे छोटा ऑर्बिट कौन सा है? ऑप्शन सी, फर्स्ट ऑर्बिट। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 66। कह रहे स्लोप ऑफ वर्क टाइम ग्राफ इज इक्वल टू। अगर मैं वर्क टाइम ग्राफ का स्लोप निकालता हूं तो वो किसके बराबर आएगा आपके पास? ठीक है, निकाल लेते हैं। देखो आपके पास वर्क और टाइम का जो स्लोप है ये आपके पास किसके बराबर आएगा? वर्क और टाइम का स्लोप ये हमारे पास किसके बराबर हो जाएगा बेटा? आपके पास सिंपली पावर के। तो ये पावर के बराबर है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, पावर। ठीक है जी, मूविंग ऑन, 67। कह रहे हैं when a body is whirled in a horizontal circle by means of a string, the centripetal force is applied by। centripetal force जो स्ट्रिंग में आती है, फिर स्ट्रिंग में आने वाली फोर्स की वजह से आती है, और वो फोर्स कहलाती है हमारे पास टेंशन इन द स्ट्रिंग। ठीक है जी, मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 68। कह रहे हैं द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल सबटेंड्स एन एंगल इक्वल टू।
ठीक हो गया। देखो आपके पास वैसे जो आर्क लेंथ होती है या लीनियर डिस्प्लेसमेंट होती है वो बराबर होती है आर टाइम्स एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के, यानी कि एस बराबर होता है आर थीटा के। डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस एक सरकमफेरेंस का मतलब एक पूरे चक्कर में जो आपके पास उसने काटा है टोटल डिस्टेंस वो कितना हो जाता है 2 पाई आर। 2 पाई आर बराबर हो जाएगा आर थीटा के, आर से आर कैंसिल तो थीटा किसके बराबर हो गया 2 पाई के, जिसका मतलब एक चक्कर में कितने एंगल्स होते हैं 2 पाई रेडियंस होते हैं हमारे पास। ये हमने पिछले कई सवाल में यूज भी किया था, यहाँ पे हम लोगों को ये दिख भी गया। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 2 पाई रेडियंस। अब रेडियन में सर जवाब ही नहीं है तो किस में लेके जाना पड़ेगा आपको इसको, डिग्रीज में। डिग्री में लेके जाने के लिए आप इसको क्या करते हो बेटा, आप मल्टीप्लाई कर देते हो 180 ओवर पाई से पाई कट जाएगा, 2 इंटू 180 कितने हो जाएंगे 360 डिग्रीज। तो करेक्ट ऑप्शन क्या आ जाएगा 360 डिग्रीज, ऑप्शन डी। ठीक है जी, मूविंग ऑन। 69 कह रहे हैं दी एंगुलर स्पीड ऑफ अ डेली रोटेशन ऑफ अर्थ इन रेडियन पर सेकंड इज। देखो एंगुलर स्पीड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारे पास थीटा डिवाइडेड बाय टाइम। एक पूरी रोटेशन, एक दिन के अंदर जो एक पूरा चक्कर काटता है हमारा अर्थ, उसकी पूरी रोटेशन की वजह से एंगल कितना कवर हो गया, एक चक्कर का मतलब 2 पाई या 360 डिग्रीज, रेडियन में लिखेंगे तो 2 पाई। टाइम कितना लगा उसको एक चक्कर काटने में, एक दिन लगा। एक दिन का मतलब 24 आवर्स लगे। आवर्स का मतलब हमारे पास अगर हम मिनट्स में लेके जाएं तो 60 से मल्टीप्लाई करें, मिनट्स को सेकंड में लेके जाएं तो एक और 60 से मल्टीप्लाई करें भैया आप। तो इस सबको जब आप सॉल्व कर लेते हो बेटा तो आंसर हमारे पास आता है 7.3 10⁻⁻5 रेडियंस पर सेकेंड। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारे पास, ऑप्शन डी 7.3 exponent-5 रेडियंस पर सेकेंड। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 70 कह रहे इन सिंपल हार्मोनिक मोशन द टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ए रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट द मोशन। बिल्कुल सही बात है, टोटल एनर्जी हमेशा क्या रहती है कांस्टेंट, क्योंकि बेटा ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर इट कैन बी डिस्ट्रॉयड बट कैन चेंज इट्स फॉर्म। और ये भी कहा जा सकता है उसको कि टोटल एनर्जी ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट। ठीक है, तो ये हमारे पास कहलाता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो आपके पास इसके अंदर मतलब क्या होता है कि जो टोटल एनर्जी होती है वो हमेशा क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 71 71 में आपसे कह रहे हैं द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स 2i एंड 3j इज। 2i कहां पे होगा बेटा, एक्स एक्सिस के अंदर सिर्फ दो कदम चल लो, ये आ गया हमारे पास 2i, क्योंकि 2 और i, और j में क्या है 3j कह रहे हैं, यानी कि y एक्सिस में कितना चल लो, 3 कदम चल लो, तो ये हो जाएगा हमारे पास 3j। ठीक हो गया, तो यहां से यहां तक आ गया हमारे पास 3j। 2i और 3j के दरमियान एंगल कितना बन रहा है देख लो भाई, सर परपेंडिकुलर होंगे ना, एक्स और वाई एक्सिस है, तो एंगल कितना बन गया 90 डिग्री। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारे पास, ऑप्शन बी 90 डिग्रीज। मूविंग ऑन, 72 कह रहे हैं साइलेंस जोन टेक्स प्लेस ड्यू टू। साइलेंस जोन कहां पे बनेगा, जहां पे दोनों साउंड वेव्स एक दूसरे को कैंसिल कर देंगी, और ऐसा कब होगा, जब आपके पास दोनों की कंप्रेशंस और रेयरफेक्शंस एक दूसरे को ऑपोजिटली लाई कर रही होंगी, यानी कि कंप्रेशन पे रेयरफेक्शन और रेयरफेक्शन पे कंप्रेशन। तो ऐसे केस में जो इंटरफेरेंस होती है उसे हम कहते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक है बेटा, मूविंग ऑन, 73 में कह रहे लॉन्गिट्यूडनल वेव्स डू नॉट एग्जिबिट। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स इनमें से क्या काम नहीं कर सकती, ए रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन कर सकती हैं भाई, क्योंकि आपके पास साउंड जो है वो नॉर्मली अलग अलग जगहों से रिफ्लेक्ट होकर ही आपके पास ट्रेवल करता है। बी रिफ्रैक्शन भी कर सकती हैं, साउंड वेव्स आपके पास एक कमरे से दूसरे कमरे में जो जा रहे होते हैं वो ऑब्वियसली बात है हमारे बीच में मौजूद से मीडियम के थ्रू होते हुए जा रहे होते हैं, इसका मतलब रिफ्रैक्शन भी हो रही होती है साउंड की। सी डायफ्रैक्शन भी कर सकता है साउंड, और बार बार सिर्फ साउंड क्यों कह रहे हैं, क्योंकि लॉन्गिट्यूडनल वेव की एग्जाम्पल ही कौन है हमारे पास सबसे अच्छी भाई, साउंड। तो साउंड से एग्जाम्पल आती है समझ में, समझ भी लेते हैं। डायफ्रैक्शन भी कर सकता है साउंड, साउंड पोलराइजेशन नहीं कर सकता, क्योंकि पोलराइजेशन जो है ना बेटा आपके पास ये प्योरली ट्रांसवर्स वेव का फिनोमेना है। ये ट्रांसवर्स वेव का टेस्ट है चेक करने का कि ट्रांसवर्स वेव है ना अगर, तो वो पोलराइजेशन करके दिखाएगी, वरना वो ट्रांसवर्स वेव ही नहीं कहलाएगी आपके पास। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारे पास, पोलराइजेशन। ठीक है जी, समझ में आती है यहां तक बात बेटा, मूविंग ऑन। क्वेश्चन नंबर 74 में कह रहे हैं व्हेन लाइट रेज डू नॉट कन्वर्ज एट अ सिंगल पॉइंट। जब लाइट रेज एक सिंगल पॉइंट पे कन्वर्ज नहीं होती आफ्टर पासिंग थ्रू अ कॉन्वेक्स लेंस। भाई कॉन्वेक्स लेंस तो मशहूर है सर कि वो एक ही पॉइंट पे सारी लाइट रेज को कन्वर्ज करता है, लेकिन अगर एक ऐसा कॉन्वेक्स लेंस जो कि क्या हो जाए, जो कि खराब हो जाए, उसमें कोई प्रॉब्लम आ जाए और वो तमाम पड़ने वाली लाइट रेज को एक ही पॉइंट पे कन्वर्ज ना कर रहा हो, कुछ लाइट रेज हमारे पास एक पॉइंट पे कन्वर्ज हो रही हो, कुछ एक पॉइंट पे हो रही हो, तो सबके अलग अलग पॉइंट्स ऑफ फोकस बन जाए अगर आपके पास, तो ऐसे केस में हमारे पास जो खराबी होती है आंख के अंदर, उस खराबी को हम लोग कहते हैं क्रोमेटिक एबरेशन। ठीक है, ये खराबी हमारे पास क्या कहलाती है बेटा आपके पास, क्रोमेटिक एबरेशन। ठीक है जी, मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 75 में कह रहे हैं द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन एन ऑब्जेक्ट
एंड इट्स रियल इमेज फॉर्म बाय अ कॉन्केव लेंस इज, एक ऑब्जेक्ट और उसकी रियल इमेज के दरमियान सबसे छोटा मिनिमम डिस्टेंस कितना हो सकता है? आओ देखते हैं। देखो आपके पास, अगर मैं बात करता हूं कि ऑब्जेक्ट हमारे पास यहां रखा हुआ है, तो आपके पास इमेज जो बनेगी वो वर्चुअल बनती है। अगर ऑब्जेक्ट फोकस पे रखा हुआ है तब भी वर्चुअल बनती है। एक ऑब्जेक्ट जो कि f और 2f के दरमियान रखा हुआ है, तो आपके पास उसकी जो इमेज बनती है वो 2f के बाद बनती है, ठीक है। और अगर 2f के भी पीछे रखा हुआ होगा ऑब्जेक्ट, या 2f पे रखा होगा तो 2f पे बनेगी, 2f के पीछे ले जाओगे तो f और 2f के बीच में रह जाएगी। तो इसका मतलब सबसे छोटा जो हमारे पास डिस्टेंस रहेगा इन दोनों के दरमियान, वो तब रहेगा जब आपके पास ऑब्जेक्ट किस पे 2f पे है और इमेज भी किस पे बन रही है 2f पे। तो इन दोनों के दरमियान जो आपके पास मिनिमम डिस्टेंस हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, यहां से भी 2f, यहां से भी 2f, तो टोटल कितना हो गया 2f प्लस 2f, विच विल बी इक्वल टू 4f। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा बेटा आपके पास, ऑप्शन बी 4f। Moving on, question number 76, can the focus of all points in the same state of vibration is called? देखो आपके पास अगर हम लोग फोकस बनाते हैं तमाम पॉइंट्स जो कि एक स्टेट ऑफ वाइब्रेशन के अंदर होते हैं, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? देखो फॉर एग्जांपल हमारे पास मान लो कि एक इस तरह से वेव है जिसके आपके पास वो इस तरह से ट्रेवल करती हुई जा रही है, लेकिन उसी के साथ आपके पास और भी वेव्स हैं, तो हर वेव के अंदर जो आपके पास पॉइंट्स होंगे या फिर वाइब्रेशंस होंगी वो तो इक्वल होंगी। लेकिन अब बहुत सारी वेव्स हैं जो कि अलग अलग डायरेक्शंस में हमारे पास क्या हो रही हैं, इस तरह से एमिट होती चली जा रही हैं। तो अब इन सब की स्टेट ऑफ वाइब्रेशन सेम है। फॉर एग्जांपल अगर ये सारी की सारी सेम सोर्स से निकली हैं, एक लाइट बल्ब से निकली हैं, तो इन सब की हमारे पास स्टेट ऑफ वाइब्रेशन सेम होगी। तो अगर मैं इनका लोकस यहाँ पे क्रिएट करता हुआ चेक करूं, तो इस लोकस को हम लोग क्या कहते हैं बेटा आपके पास, वेव फ्रंट। ये लोकस आपके पास, ये रास्ता हमारे पास क्या कहलाता है, सिंपली वेव फ्रंट। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाता है, ऑप्शन सी वेव फ्रंट। मूविंग ऑन, question number 77, can the minimum distance between the particles in a medium vibrating in the same phase is? जो मीडियम के अंदर पार्टिकल्स अगर सेम फेज में आपके पास वाइब्रेट कर रहे होते हैं, यानी कि फॉर एग्जांपल एक पार्टिकल जो यहाँ है उसका सेम फेज वाला कहाँ होगा, यहाँ होगा, तो इन दोनों के दरमियान कितना डिस्टेंस हो जाएगा आपके पास, या एक जो यहाँ है उसके सेम फेज वाला यहाँ होगा, इन दोनों के दरमियान कितना डिस्टेंस हो जाएगा? तो सर इस डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं, एक वेवलेंथ यानी कि लैम्डा। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपके पास, लैम्डा या वेवलेंथ। ठीक है जी, मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 78, क्या है माइकलसन्स इंटरफेरोमीटर कैन बी यूज्ड टू फाइंड? इनमें से क्या फाइंड करने के लिए माइकलसन्स इंटरफेरोमीटर को यूज करते हैं? तो बेटा इसमें से हम लोग वेवलेंथ फाइंड करने के लिए यूज करते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है 2x/m। पीछे भी हम लोगों ने बात करी थी, ये x जो होता है ये वो डिस्टेंस होता है हमारे पास जो कि इसके अंदर लगा हुआ मूवेबल मिरर जो है वो मूव करेगा। ठीक है, तो डिस्टेंस जो कि मूवेबल मिरर हमारे पास मूव करता है उसे हम x से रिप्रेजेंट करते हैं, और m जो होता है ये होती है नंबर ऑफ फ्रिंजेस, कि कितनी फ्रिंजेस हमारे पास उस इंटरफेरोमीटर के अंदर बन रही होंगी। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाता है हमारे पास, कि हम इससे क्या फाइंड कर सकते हैं, वेवलेंथ फाइंड कर सकते हैं। करेक्ट ऑप्शन हो जाता है ऑप्शन बी, वेवलेंथ ऑफ लाइट। मूविंग ऑन, question number 79, can two forces of 6 Newton and 8 Newtons which are acting at right angle, यानी कि 6 न्यूटन और 8 न्यूटन कैसे एक्ट कर रही हैं, राइट एंगल पे एक्ट कर रही हैं, तो इनका रिजल्टेंट निकालो। तो बेटा बहुत आसान है, आपके पास पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग इनका जो रिजल्टेंट बनेगा आपके पास वो सिंपली क्या हो जाएगा, वो देखते हैं। देखें पाइथागोरस थ्योरम की अगर हम बात करते हैं, तो देखो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग आपके पास इनका जो रिजल्टेंट बनता है, पाइथागोरस थ्योरम कहता है भाई हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर होगा वो बराबर होगा बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर के। तो यहाँ पे रिजल्टेंट किसके बराबर हो जाएगा, अंडर रूट बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर के, यानी कि 36 प्लस 64 के, जो कि हो जाएगा 100, और 100 का रूट होता है हमारे पास सिंपली 10। तो रिजल्टेंट कितना आ जाएगा हमारे पास, 10 न्यूटन। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा बेटा आपके पास, ऑप्शन सी 10 न्यूटन। मूविंग ऑन, question number 80, कह रहे what is the magnifying power of a simple microscope of focal length 5 cm? ठीक है, फोकल लेंथ कितनी बताई हुई आपको यहाँ पे 5 सेंटीमीटर, कह रहे हैं इसकी मैग्नीफाइंग पावर निकाल के दिखाओ। अगर उसकी फाइनल इमेज का बन रही है, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे बन रही है, डी पे, जिसकी वैल्यू हमारे पास बेटा होती है 25 सेंटीमीटर। तो बेटा मैग्नीफाइंग पावर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है सिंपल माइक्रोस्कोप के लिए 1 + d/f, 1 + d, डी है 25 और f कितना है हमारे पास 5, 5/25, सॉरी 24/5 हो जाएगा आपके पास 5, तो ये हो जाएगा 1 + 5 विच विल मेक द आंसर टू बी 6। तो मैग्नीफाइंग पावर कितनी आ गई हमारे पास 6, which is option C. Moving on, question number 81. कह रहे हैं ड्यूरिंग लॉन्ग जंप
एथलीट रन्स बिफोर टेकिंग द जंप, बाय डूइंग सो ही, देखो आपके पास लॉन्ग जंप लगाने से पहले जो एथलीट होता है, जो स्पोर्ट्समैन होता है, वो भागता हुआ आ रहा होता है। वो भागता हुआ क्यों आता है इतनी दूर से आपके पास? उससे क्या होगा, क्या मिलेगा उससे? ऑप्शंस देखते हैं। प्रोवाइड हिम अ लार्जर इनर्शिया, इनर्शिया बेटा मास के कॉन्सेप्ट की तरह होता है, क्या मास बढ़ जाता है उसका? नहीं सर, ये कैसी बातें कर रहे हैं। डिक्रीजेस इनर्शिया, नहीं भाई ये भी नहीं हो रहा। सी, इन डिक्रीजेस इज मोमेंटम, उसका मोमेंटम यानी कि उसके मोशन को कम करता है क्या वो भागना? नहीं, उसको बढ़ा देता है सर। अगर बढ़ा देता है तो क्या ऑप्शन हो जाएगा हमारे पास? इंक्रीजेस इज मोमेंटम, उसके मोशन को बढ़ा देता है। ठीक है जी, मूविंग ऑन। 82, कह रहे if a particle executes uniform circular motion in the xy plane in clockwise direction, ठीक हो गया, आपके पास एक पार्टिकल है जो कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में और एक्स वाई प्लेन के दरमियान। ठीक है, तो एक्स वाई प्लेन के दरमियान कुछ इस तरह से हमारे पास ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा। कह रहे द एंगुलर वेलोसिटी इज इन, द एंगुलर वेलोसिटी, गलती से आपके पास पता नहीं क्या लिखे हुए आ गए, कह रहे द एंगुलर वेलोसिटी इज, एंगुलर वेलोसिटी कौन सी डायरेक्शन में होगी? तो बेटा राइट हैंड ग्रिप रूल यूज करो, अपनी डायरेक्शन ऑफ फिंगर्स को, अपने राइट हैंड की फिंगर्स को इस तरह से कर्ल करें जिस तरह से आपके पास ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन बन रही है। अब आपका जो थंब है, अगर आप स्क्रीन पर रख के ऐसे कर्ल करते हैं तो आपका थंब स्क्रीन के अंदर की तरफ जाएगा। स्क्रीन के अंदर की तरफ इनसाइड द एक्सेस कौन सी होती है हमारे पास? जेड एक्सेस, और अंदर होती है नेगेटिव जेड, और बाहर की तरफ कौन सी आ रही होती है? पॉजिटिव जेड। तो क्या आंसर हो जाएगा? नेगेटिव जेड। करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा हमारे पास ऑप्शन सी, माइनस जेड डायरेक्शन। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 83, कह रहे हैं हाउ मेनी रिवोल्यूशंस आर देयर इन 34.481 रेडियंस। पीछे हम देखते हुए हैं बेटा, वन रिवोल्यूशन के अंदर कितने रेडियंस होते हैं? 2 पाई रेडियंस होते हैं। ठीक है, तो आपके पास अगर 34.481 रेडियंस होंगे तो उसमें कितनी रिवोल्यूशंस हो जाएंगी? उनको 2 पाई से डिवाइड कर दो, दैट्स इट। अगर आप अपने पास सिंपली 34.481 को 2 पाई से डिवाइड कर देते हैं तो बेटा आपके पास यहां पे जो आंसर आता है ये हमारे पास हो जाता है आपके पास सिंपली 5.49। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाता है हमारे पास 5.49। तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 5.49 रेवोल्यूशंस। ठीक है जी, अच्छा जी, मूविंग ऑन। 84, कह रहे हैं इन प्रोजेक्टाइल मोशन द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन इज ऑलवेज। देखो आपके पास हमने पीछे भी जिक्र किया था बेटा कि आगे ऊपर बढ़ते हुए, ऊपर जब प्रोजेक्टाइल मोशन में बॉडी जा रही होती है तो उसको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोकता, क्योंकि हवा को तो हम नेग्लेक्ट कर चुके होते हैं। जब आगे बढ़ने से कोई नहीं रोकता तो इसका मतलब उसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट रहती है, और अगर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी आपके पास कांस्टेंट रहेगी इसका मतलब उसकी वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, तो एक्सेलरेशन कितनी हो जाएगी? जीरो, बिकॉज एक्सेलरेशन इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए, जीरो। ठीक है, आगे जी, 85, 85 में आपसे कह रहे हैं टू masses, one of mass m and other of mass 3m are connected by a light and extensible string and passing over a frictionless pulley, so both the bodies hang vertically। ठीक है, आपके पास इस तरह से हम लोगों ने एक पुली लगाई, ठीक है, और इस पुली के ऊपर से एक रस्सी टांग दी, एक साइड पे मास टंगा हुआ है m, ठीक है जी, आपके पास कैपिटल M होगा, और दूसरी साइड पे उसका 3 गुना है 3m। कह रहे हैं बताओ आपके पास फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम। बेटा ऐसे केस में जो एक्सेलरेशन की वैल्यू होती है वो होता है आपके पास m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 इनटू जी, ये होता है एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आपके पास। अब इसके अकॉर्डिंग फॉर्मूला क्या बन जाएगा? 2m डिवाइडेड बाय हमारे पास आ जाएगा 4m मल्टीप्लाई बाय जी, m से m गया तो ये हो जाएगा 1/2। तो एक्सेलरेशन किसके बराबर आ गई? हाफ जी के। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारे पास? ऑप्शन सी, g/2। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 86, कह रहे हैं द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स 2i एंड 4j इज। 2i और 4j का जो क्रॉस प्रोडक्ट निकलेगा वो क्या निकलेगा? आओ निकालते हैं। देखो भाई हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? पहले आप i j के लिख देते हैं पहली रो में, दूसरे में क्या लिखेंगे? पहला वेक्टर i के नीचे 2 आ गया, j और k है नहीं पहले वेक्टर में, और दूसरे वेक्टर में सिर्फ j है, 4 i और k नहीं है, तो उसको खोलते हैं। i की जगह क्या है? i का कॉलम रो खा जाओगे तो बच जाएगा 0400 जो कि 0 हो जाएगा आपके पास। ठीक है, j का कॉलम रो खा जाओगे तो बच जाएगा 2000, ये भी 0 हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, और k का कॉलम रो खा जाओगे तो बच जाएगा 2004, तो ये हो जाएगा हमारे पास 8 माइनस 0 यानी कि 8k। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा बेटा आपके पास? 8k, विच विल मेक ऑप्शन ए आर करेक्ट ऑप्शन। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 87, कह रहे हैं जूल सेकंड इज द यूनिट ऑफ। जूल सेकंड, जूल मल्टीप्लाई बाय सेकंड। जूल होता है बेटा आपके पास वर्क का यूनिट, और सेकंड हमारे पास होता है टाइम का यूनिट। तो वर्क मल्टीप्लाई बाय टाइम ये किसका यूनिट हो जाता है आपके पास इन सब में से? आओ थोड़ा सा खोल के देखते हैं। वर्क का, सर वर्क का तो सिर्फ जूल्स होगा ना यार,
तो वर्क थोड़ी होगा। मोमेंटम का होता है बेटा न्यूटन सेकंड, जूल सेकंड नहीं होता। सी प्रेशर होता है बेटा फोर्स पर यूनिट एरिया, जो कि होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, तो ये भी कट गया। डी एंगुलर मोमेंटम का यूनिट होता है बेटा आपके पास जूल्स डॉट सेकंड, बिल्कुल सही है। तो एंगुलर मोमेंटम का यूनिट होता है हमारे पास जूल सेकंड, तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपके पास? ऑप्शन डी, एंगुलर मोमेंटम। ठीक है जी, मूविंग ऑन। 88 कहना फॉर अ रोटेटिंग रिजिड बॉडी द एंगुलर मोमेंटम वेक्टर इज पैरेलल टू, जो एंगुलर मोमेंटम का वेक्टर होता है वो किसके पैरेलल होता है आपके पास? एक रोटेटिंग बॉडी के अंदर अगर हम बात करें तो बेटा वो पैरेलल होता है, एंगुलर मोमेंटम का जो फॉर्मूला है वो किससे बनता है हमारे पास? एम वी आर। तो अगर हम लोग बात करते हैं कि अगर आपके पास एक रोटेटिंग रिजिड बॉडी है तो एंगुलर मोमेंटम का जो वेक्टर है वो किसकी डायरेक्शन में होगा? ऑब्वियसली उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन में, तो एंगुलर लीनियर वेलोसिटी की डायरेक्शन में। तो पैरेलल किसके आ जाएगा हमारे पास फिर बेटा? लीनियर वेलोसिटी, which will make it option A। ठीक है, मूविंग ऑन। 89 कह रहे हैं एट विच एंगल ऑफ प्रोजेक्शन द रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल इज मैक्सिमम। मैक्सिमम रेंज कहां पे होती है हमारे पास? वैसे तो हम लोगों को ये बात याद होनी चाहिए, लेकिन मैक्सिमम रेंज के लिए आपके पास अगर हम तरीका भी निकालें तो वी नॉट स्क्वायर साइन टू थीटा ओवर जी, ये रेंज का फॉर्मूला होता है हमारे पास। साइन टू थीटा जो होगा आपके पास, इसकी वैल्यू जहां पे सबसे बड़ी आएगी वहां पे आपके पास रेंज जो है वो मैक्सिमम हो जाएगी। तो साइन टू थीटा की जो सबसे बड़ी वैल्यू होती है वो एग्जिस्ट कर सकती है 1, तो इसका मतलब 2 थीटा बराबर हो जाएगा साइन इनवर्स ऑफ 1 के, जो कि बराबर होता है 90 डिग्री के। तो 2 थीटा किसके बराबर हो गया आपके पास यहां से बेटा? 90 डिग्री। तो और थीटा की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई? 90 डिवाइडेड बाय 2 विच इज 45 डिग्री, जिसका मतलब मैक्सिमम रेंज किस पे आ रही है? 45 डिग्रीज पे आ रही है। क्वेश्चन नंबर 90 कह रहे हैं द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर एंगुलर वेलोसिटी इज, एंगुलर वेलोसिटी बेटा होती है ओमेगा, उसका यूनिट होता है रेडियन पर सेकंड। रेडियन डायमेंशनलेस क्वांटिटी है तो बच जाएगा 1 अपॉन सेकंड, यानी कि सेकंड इनवर्स। तो मास भी नहीं आ रही, लेंथ भी नहीं आ रही, टाइम कितना आ रहा है? -1 आ रहा है। तो एंगुलर वेलोसिटी की डायमेंशन क्या बन जाएगी? m0l0 t-1, which will make option C our correct option। मूविंग ऑन। क्वेश्चन नंबर 91 91 में कह रहे हैं द रेशियो ऑफ द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एरिया टू दैट ऑफ वॉल्यूम, एरिया ओवर वॉल्यूम का डायमेंशन निकाल के दिखाओ। एरिया का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर, वॉल्यूम का होता है मीटर क्यूब। कट पिटा के कितने बच गए? 1 अपॉन मीटर, यानी कि मीटर -1, यानी कि डायमेंशन क्या बन जाएगी? मास है नहीं, लेंथ कितनी आ रही है? -1, और टाइम भी नहीं है, तो सिर्फ क्या बच जाएगा हमारे पास? l-1। l-1 को 1/l भी लिख सकते हैं, तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपके पास? ऑप्शन सी, 1/l। ठीक है जी, मूविंग ऑन। Question number 92 कह रहा dancer is spinning on a rotating table with his arms extended, if he folds his arms then the angular velocity will be। देखो भाई हमारे पास एक डांसर है, वो घूम रहा था। पहले जब वो घूम रहा था तो इस तरह से उसने हाथ खोले हुए थे और हाथ खोल के हमारे पास पूरा चक्कर काट रहा था, घूम रहा था इस तरह से। अब उसने उसके बाद क्या, अगर अपने हाथ बंद कर दिए, ठीक है, हाथ हमारे पास उसने बंद कर दिए और अब वो घूम रहा है, तो आपसे आपसे क्या पूछ रहे हैं कि क्या हो जाएगा एंगुलर वेलोसिटी के साथ? क्या वो बढ़ेगी, क्या वो कम हो जाएगी, क्या वो चेंज हो जाएगी, चेंज नहीं होगी सॉरी, या हम बता ही नहीं सकते। देखो हमेशा एक बात याद रखना, अलग से तो आपने कोई टॉर्क नहीं लगाया ना इसके ऊपर। अगर अलग से आपने कोई टॉर्क नहीं लगाया तो इसके ऊपर कोई एक्सटर्नल टॉर्क एक्ट ही नहीं कर रहा। अगर एक्सटर्नल टॉर्क एक्ट नहीं कर रहा तो एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो जिसका मतलब एंगुलर मोमेंटम ना बढ़ेगा ना कम होगा। तो एंगुलर मोमेंटम के बारे में तो सवाल भी नहीं है सर, एंगुलर वेलोसिटी के ऊपर है। देखो बेटा एंगुलर मोमेंटम का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आई ओमेगा, ठीक है। अगर एंगुलर मोमेंटम को सेम रखना है, देखो यहाँ पे आपने चूंकि रेडियस कम कर दिया, तो रेडियस को कम करने की वजह से आपके पास, इस बात को समझिएगा, जब रेडियस हमारे पास कम होता है तो रेडियस को कम करने की वजह से हमारे पास जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो भी कम हो जाता है। तो रेडियस को कम करने की वजह से अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो रहा है तो एंगुलर मोमेंटम को कांस्टेंट रखने के लिए ओमेगा की वैल्यू क्या होनी चाहिए? फिर हमारे पास बढ़ जानी चाहिए। तो अगर ओमेगा की वैल्यू बढ़ेगी तो हमारे पास काम बनेगा, जिसका मतलब ओमेगा की वैल्यू क्या हो जाएगी? इंक्रीज। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपके पास? ऑप्शन ए, इंक्रीज। मूविंग ऑन। क्वेश्चन नंबर 93 93 में कह रहे हैं व्हाट हैपेंस व्हेन अ बैले डांसर स्ट्रेचेस हर आर्म्स आउटवर्ड व्हाइल स्पिनिंग। अभी पीछे से कहा के आया हूं। अब अगर वो अपने आर्म्स खोल देती है तो खोलने की वजह से क्या होगा? आपके पास रेडियस बढ़ जाएगा, रेडियस बढ़ने की वजह से उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ेगा। अच्छा, एंगुलर मोमेंटम तो कांस्टेंट रखना है, एंगुलर मोमेंटम क्या रखना है? कांस्टेंट रखना है। तो आई और किसके बराबर है? ओमेगा। अगर आपके पास आई की वैल्यू बढ़ रही है तो ओमेगा की वैल्यू क्या हो जानी चाहिए? कम। तो क्या आंसर हो जाएगा? हर एंगुलर वेलोसिटी डिक्रीजेस। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारे पास? बी, हर एंगुलर वेलोसिटी डिक्रीजेस। मूविंग ऑन। क्वेश्चन 94 कह रहे हैं इन एंगुलर मेजरमेंट 1 रेडियंट इज इक्विवेलेंट टू हाउ मेनी डिग्रीज। एक रेडियन जो है ये किसके बराबर होता है? बेटा एक रेडियन बराबर होता है हमारे पास 180
डिवाइडेड बाय पाई के, ठीक है, डिग्रीज में 180 को पाई से डिवाइड कर दो, ये आंसर आ जाता है 57.3 डिग्रीज। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाता है हमारे पास 57.3, ऑप्शन बी। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 95। 95 में आपसे कह रहे हैं साइक्लिस्ट साइक्लिंग अराउंड अ सर्कुलर ट्रैक रेसिंग ट्रैक सर्कुलर रेसिंग ट्रैक स्किड्स बिकॉज। देखो साइकिल चलाते हुए जिस बच्चे ने साइकिल चलाई है वो इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं जो मैं सवाल में समझाने जा रहा हूं। देखो जब आप लोग अपने आप को साइकिल चलाते हुए समझना इस बात को, जैसे ही हमारे पास टर्न आता है तो टर्न के ऊपर आप कभी नोटिस करना, आप सीधी अपनी गाड़ी नहीं रखते, आप थोड़ी सी अंदर की तरफ गिरा लेते हैं गाड़ी को। यानी कि अगर आप बाइक चला रहे हैं या साइकिल चला रहे हैं वो अंदर की तरफ आप टिल्ट कर लेते हो। जब आप अंदर की तरफ टिल्ट कर लेते हो तो आपके टायर को, आपका टायर जो कि ग्राउंड के साथ टच हुआ हुआ है अंदर की तरफ, जब आप टिल्ट हुए हो तो उसको गिरने से कौन रोक रहा है? उसको गिरने से रोक रही है हमारे पास फ्रिक्शनल फोर्स। गिरने से कौन रोक रही है? फ्रिक्शनल फोर्स। और तुम अंदर गिरा के कौन सी फोर्स लगाना चाह रहे हो? सेंट्रीपिटल फोर्स, क्योंकि तुम तो घुमाना चाह रहे हो ना अपने पास, तो सेंट्रीपिटल फोर्स लगाना चाह रहे हो। अगर तुम्हारी सेंट्रीपिटल फोर्स फ्रिक्शन से कम है तो इसका मतलब फ्रिक्शन तुम्हें रोके रखेगी, तुम गिरोगे नहीं, तुम स्किड नहीं मारोगे। लेकिन जहां तुम्हारी सेंट्रीपिटल फोर्स फ्रिक्शन से बड़ी हो गई तो तुम स्किड मार जाओगे, तुम गिर जाओगे। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? सेंट्रीपिटल फोर्स बड़ी जहां पे हो जाएगी लिमिटिंग फ्रिक्शनल से, तो वहां पे आपके पास आप गिर जाएंगे, स्किड मार जाएंगे। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपके पास? ऑप्शन बी, द सेंट्रीपिटल फोर्स अपॉन हिम इज ग्रेटर देन लिमिटिंग फ्रिक्शन। ठीक है जी, यहां तक बात समझ में आती है बेटा? मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 96। कहना द वेट ऑफ अ बॉडी एट द सेंटर ऑफ द अर्थ इज। जैसे जैसे हम लोग अर्थ के सेंटर में जाना स्टार्ट कर देते हैं, देखो सपोज करो मैं सरफेस से डिक करते 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 कहां तक आ गया? सेंटर तक आ गया। अगर मैं सेंटर तक आते गए तो मैंने कितनी डेप्थ डिक कर ली? जितना रेडियस ऑफ अर्थ है। तो आपके पास जी की वैल्यू कितनी हो जाएगी समझना, 1 माइनस डी ओवर आर ई इंटू जी। डी की जगह मैं क्या पुट कर सकता हूं? आर ई ओवर आर ई कैंसिल हो जाएंगे, यहां बच जाएगा हमारे पास 1, 1 माइनस 1 होता है 0, और 0 मल्टीप्लाई बाय जी कितना हो जाएगा? 0। जिसका मतलब सेंटर के ऊपर अर्थ की जी की वैल्यू कितनी हो जाती है? 0। तो वेट की वैल्यू कितनी हो जाएगी सर? वेट निकालते हैं सेंटर के ऊपर, वेट एट डेप्थ निकालते हैं, बराबर हो जाएगा एमजी डी के। जीडी की वैल्यू तो बेटा आपके पास हो गई 0, तो एनीथिंग मल्टीप्लाई बाय 0 कितना हो जाएगा? 0। तो इसका मतलब इतनी डेप्थ के ऊपर वेट भी कितना हो जाता है आपके पास? 0 हो जाता है। सेंटर ऑफ द अर्थ के ऊपर तमाम चीजें क्या हो जाती हैं? वेटलेस हो जाती हैं। ठीक है जी, मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 97। 97 में आपसे कह रहे हैं व्हेन अ स्टोन इज एट द सेंटर ऑफ द अर्थ इट डज नॉट हैव। अभी हमने पिछले सवाल में बात करी कि जैसे ही आप सेंटर ऑफ अर्थ पे पहुंच जाते हो तो आपके पास क्या चीज खत्म हो जाती है? जी की वैल्यू खत्म हो जाती है एक तो आपके ऊपर, और वेट कितना हो जाता है आपका? 0। तो क्या पूछ रहे हैं? इट डज नॉट हैव, क्या नहीं होगा इसके पास? वेट ही नहीं होगा भाई, बाकी मास भी होगा। मास तो जितना होता है उतना ही रहता है, मास होगा तो डेंसिटी वॉल्यूम भी होगा, जगह भी गिर रही होगी जगह। ठीक है जी, मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 98। 98 में आपसे कह रहे हैं इफ द लेंथ ऑफ द सेकंड पेंडुलम becomes 4 times then the time period will become। देखो टाइम पीरियड वैसे जो होता है वो बराबर होता है 2 पाई अंडर रूट एल ओवर जी के। सही है। अब ये कह रहे हैं कि अगर लेंथ को मैं 4 गुना कर दूं तो बताओ टाइम पीरियड कितना छिड़ेगा? लेंथ को 4 गुना करके देख लेते हैं। 4 का रूट होता है 2, 2 को सबसे बाहर निकाल दिया, अंदर बच गया 2 पाई अंडर रूट एल ओवर जी, जो कि एक्चुअली बराबर है एक्चुअल वाले टाइम पीरियड के। अगर आप देखें तो इसका मतलब टी डैश है वो किसके बराबर हो जाएगा? 2t के। तो हमारे पास इसका मतलब हमारा जो टाइम है वो कितना बढ़ जाएगा पहले के मुकाबले में? वो 2 टाइम्स बढ़ जाएगा आपके पास। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारे पास 98 का? ऑप्शन सी, 2 टाइम्स। ठीक है जी, मूविंग ऑन। अच्छा बेटा, क्वेश्चन नंबर 99 कह रहे हैं इफ अ बॉडी इज मूविंग ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन एंड फ्रिक्शन इज नेग्लिजिबल। ठीक है, अगर एक बॉडी हमारे पास एक इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर मूव कर रही है, चाहे वो ऊपर जा रही हो चाहे वो नीचे जा रही हो, फ्रिक्शन अगर नेग्लिजिबल है, कह रहे हैं देन इट्स एक्सेलरेशन। इसकी जो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है हमने पीछे भी जिक्र किया था, वो बराबर होता है जी साइन थीटा के। जिसका मतलब एक्सेलरेशन जो है वो सिर्फ किस पे डिपेंड कर रहा है? वो डिपेंड कर रहा है इस एंगल के ऊपर, कि यहाँ पे एंगल ऑफ इंक्लिनेशन हमारे पास कितना है। ठीक है, अगर सिर्फ एंगल के ऊपर डिपेंड कर रहा है तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारे पास? ऑप्शन बी, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। ना मास पे कर रहा है, आप देख सकते हैं फॉर्मूले में मास नहीं आ रहा, सरफेस एरिया नहीं आ रहा, इनिशियल वेलोसिटी कुछ नहीं आ रही, सिर्फ किस पे आ रहा है हमारे पास? जी सिर्फ किस पे आ रहा है? थीटा, यानी कि एंगल ऑफ इंक्लिनेशन के ऊपर हमारे पास। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 100। क्वेश्चन नंबर 100 में आपसे कह रहे हैं अ वेक्टर व्हिच कैन बी डिस्प्लेस्ड पैरेलल। ये एक वेक्टर है, इसको इसी के पैरेलल कहीं पे भी डिस्प्लेस कर दो, जहां दिल करे मूव करके रख दो, बस लेंथ सेम बनाना, और उसको आप डिस्प्लेस करके कहीं पे भी ड्रॉ कर सकते हो। ऐसे वेक्टर को हम लोग कहते हैं बेटा फ्री वेक्टर, जिसको उसकी डायरेक्शन के पैरेलल कहीं पे भी डिस्प्लेस करा जा सकता है। और जो फिक्स वाले होते हैं उनको हम कहते हैं पोजीशन वेक्टर्स। ठीक है जी, मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 101 कह रहे हैं एन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप हैज एन ऑब्जेक्टिव एंड एन आई पीस विद फोकल लेंथ ऑफ 60 सेंटीमीटर। तो ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ यानी कि FO, इसकी वैल्यू हमारे पास आ गई 60 सेंटीमीटर, और आई पीस की फोकल लेंथ यानी कि FE, इसकी वैल्यू हमारे पास आ गई 15 सेंटीमीटर। आपसे क्या कह रहे हैं व्हाट इज द लेंथ ऑफ द टेलीस्कोप? लेंथ का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास? FO
प्लस FE, तो 60 प्लस 15 डायरेक्टली कर देते हैं, कितना हो जाएगा 75 सेंटीमीटर। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी 75 सेंटीमीटर। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 102 कह रहे हैं आपसे, इन माइकलसन इंटरफेरोमीटर द सेमी सिल्वर्ड प्लेट इज यूज्ड टू। देखो बेटा, माइकलसन इंटरफेरोमीटर के अंदर, कंस्ट्रक्शन के अंदर ये सारी चीजें बताई जाती हैं। इसके अंदर जो सेमी सिल्वर्ड प्लेट होती है आपके पास, उसका प्योरली फंक्शन होता है टू स्प्लिट द बीम ऑफ लाइट इनटू टू पार्ट्स। जो लाइट की बीम आ रही है उसको दो हिस्सों में तोड़ देना। उसके अलावा ये प्लेट कोई काम कर ही नहीं सकती। ए कह रहा है मैग्नीफाई, सर एक प्लेट कैसे मैग्नीफाई कर सकती है, वो तो एक लेंस करता है। सी कह रहा है एब्जॉर्ब, एब्जॉर्ब थोड़ी सी करती है तो रिफ्लेक्ट कर देती है, तो आपके पास फेंक देती है लाइट को अपने से वे, तभी स्प्लिट होती है इस पर पड़ने के बाद लाइट आपके पास। और डी रोटेट, रोटेट भी नहीं हो सकती हमारे पास। मूविंग ऑन, 103 कह रहे हैं द फॉर्मूला F इज इक्वल टू 6 बाई ईटा RV रेफर्स टू एज। ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला बेटा आपके पास फ्लूइड फ्रिक्शन का फॉर्मूला होता है, जिसके अंदर हम लोग किसी भी विस्कस फ्लूइड के अंदर कोई ऑब्जेक्ट जो कि स्फेरिकल बॉडी ज्यादातर ली जाती है, वो मूव करती हुई जब जा रही होती है तो उसके ऊपर कितनी विस्कस फोर्स या फ्लूइड फ्रिक्शन एक्ट करती है, ये उसका फॉर्मूला है। और ये फॉर्मूला सबसे पहले हमें जिस बंदे ने बताया था उसका नाम था स्टोक। तो दैट इज गिवन बाय स्टोक और एंड रिमेंबर्ड एज स्टोक्स लॉ। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 104 कह रहे हैं एंगुलर वेलोसिटी ऑफ सेकंड हैंड ऑफ अ क्लॉक। सेकंड की जो सुई होती है, सेकंड वाली जो सुई होती है, वो एक चक्कर काटने में कितनी देर लगाती है वो देखते हैं। एंगुलर स्पीड जो है फॉर्मूला होता है थीटा डिवाइडेड बाय टाइम। एक चक्कर का मतलब 2 पाई रेडियंस, हम बार बार बात कर रहे हैं, रेवोल्यूशन का मतलब कितना होता है 2 पाई रेडियंस, और डिवाइड बाय टाइम। एक सेकंड वाली सुई को 60 सेकंड्स लगते हैं, यानी कि 1 मिनट लगता है आपके पास एक पूरा चक्कर काटने में। अगर 1 मिनट लग रहा है तो 2 1 2 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 30, तो इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी पाई बाय 30 रेडियन पर सेकंड। तो आंसर क्या हो जाएगा पाई बाय 30 रेडियन पर सेकंड, विच विल मेक ऑप्शन ए आर करेक्ट ऑप्शन। ठीक है जी। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 105। क्वेश्चन नंबर 105 पे जब हम लोग चलते हैं तो यहाँ पे कह रहे हैं द क्रिस्टल स्ट्रक्चर कैन बी स्टडीड बाय यूजिंग। इनमें से किसको यूज करते हुए हम लोग क्रिस्टल स्ट्रक्चर पढ़ सकते हैं बेटा, यूवी रेज नहीं। यूवी रेज की जो वेवलेंथ होती है वो बहुत ही आपके पास बड़ी होती है क्रिस्टल के साइज के मुकाबले में, तो इसके थ्रू तो हम लोग नहीं पढ़ सकते। एक्स रेज, एक्स रेज की जो वेवलेंथ होती है बेटा वो होती है 10 की पावर -10 यानी कि एंगस्ट्रॉम्स के अंदर। तो एंगस्ट्रॉम्स के अंदर चूंकि इसकी वेवलेंथ होती है तो ये आपके पास एटॉमिक प्लेन्स के दरमियान, जो कि किसी भी मॉलिक्यूलर क्रिस्टल्स होते हैं आपके पास या आयनिक क्रिस्टल्स होते हैं, उनके एटॉमिक प्लेन्स के दरमियान जो डिस्टेंसेस होते हैं उनके पास में से भी गुजर सकती है, उनके बीच में से भी डाइफ्रैक्ट हो सकती है आपके पास, जिसकी वजह से हम ये कहते हैं कि इसको स्टडी किया जा सकता है क्रिस्टल के स्ट्रक्चर को पढ़ने के लिए। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाता है, ऑप्शन बी एक्स रेज। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 106 कह रहे हैं द डाइफ्रैक्शन ऑब्जर्व्ड बाय अ डाइफ्रैक्शन ग्रेटिंग कैन आल्सो बी टर्म्ड एज। ये जो डाइफ्रैक्शन ग्रेटिंग होती है जिसमें आप 1 सेंटीमीटर के अंदर 2-4 हजार लाइंस लगा देते हो, उसको हम लोग और क्या कह सकते हैं। देखो बेटा, ये जो 2 लाइंस लगाते हैं ये एक ओपेक पोर्शन है, उन 2 ओपेक पोर्शन के बीच में ये जो चुन्ना सा पोर्शन होता है ये ट्रांसपेरेंट होता है। तो ये जो ट्रांसपेरेंट पोर्शन है इसमें से लाइट पास हो सकती है, ये इतना छोटा होता है कि ये एक स्लिट के तौर पर एक्ट करता है। तो अब एक डाइफ्रैक्शन ग्रेटिंग में कितनी स्लिट्स हो जाएंगी हमारे पास, मैक्सिमम स्लिट्स हो जाएंगी इतनी सारी। अब इतनी सारी अगर ये स्लिट्स आ रही हैं तो इसको हम लोग सिंपली क्या कह सकते हैं आपके पास, क्या ये सिंगल स्लिट डाइफ्रैक्शन है, नहीं। क्या ये डबल स्लिट है, नहीं। क्या ये फ्रेस्नेल है, नहीं। ये मल्टीपल स्लिट डाइफ्रैक्शन कहलाती है फिर आपके पास। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाता है, ऑप्शन डी मल्टीपल स्लिट डाइफ्रैक्शन। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 107 कह रहे हैं if the mass of a spring mass system is doubled then its time period becomes। स्प्रिंग मास सिस्टम के मास को डबल कर देते हैं। स्प्रिंग मास सिस्टम की वैसे जो टाइम पीरियड की वैल्यू होती है वो होती है t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट m ओवर के। अब टाइम पीरियड में कितनी छेड़छाड़ हो जाएगी अगर मैं मास को कितना कर दूं, डबल कर दूं। मास को अगर मैं डबल कर दूंगा तो ये √2 को बाहर निकाल लेते हैं, अंदर आ जाएगा 2 पाई अंडर रूट m ओवर के, जो कि एक्चुअल टाइम पीरियड के बराबर है। तो अगर एक्चुअल टाइम पीरियड के बराबर है तो t डैश यानी कि छिड़ा हुआ टाइम पीरियड कितना हो जाएगा पहले के मुकाबले में √2 टाइम्स। अगर √2 टाइम्स हो जाता है तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारे पास, ऑप्शन ए √2t। ठीक है जी। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 108 108 में कह रहे हैं द डायमेंशंस ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट h using the equation E is equal to h gamma where E is energy एंड गैमा इस फ्रीक्वेंसी। वैसे ये गैमा नहीं होगा लेकिन चलो पढ़ लेते हैं भाई, गैमा लिखा हुआ है अगर आपके पास जो कुछ भी है तो फ्रीक्वेंसी ना। आपसे कह रहे हैं एच की डायमेंशंस निकाल के दिखाओ, तो एच की डायमेंशन क्या बन जाएगी, एनर्जी ओवर फ्रीक्वेंसी। एनर्जी किसके बराबर होता है बेटा, जूल के यूनिट, और फ्रीक्वेंसी का होता है 1 ओवर सेकंड। तो ये सेकंड टॉप पे चला जाएगा, ये बन जाएगा जूल इंटू सेकंड। ठीक हो गया। जूल खुद जो है बेटा वो बराबर होता है न्यूटन मीटर के, तो ये हो गया न्यूटन मीटर सेकंड। एनएमएस, न्यूटन जो है वो भी एक डिराइव्ड यूनिट है और वो किसके बराबर होता है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर के। आगे कौन आ गया, मीटर इंटू सेकंड, 1 सेकंड से 1 सेकंड गया, ये बन जाएंगे किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड -1। तो कितनी बन जाएगी हमारे पास, केजी का आ गया मास, लेंथ 2 आ गई और टाइम आ गया -1। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ml2 t -1।
ठीक है जी, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारे पास Ml2T-1। ढूंढ लो बेटा कौन सा ऑप्शन है आपके पास, Ml2T-1, which is option B. Moving on, question number 109. Can two bodies of mass 1 kg and 5 kg are dropped gently from the top of tower? आपके पास एक टावर पे हम लोग खड़े हुए हैं और हमने दो बॉल्स फेंक दी वहां से, ठीक है, एक 1 kg की बॉल फेंकी है, ठीक है, और एक 5 kg की बॉल फेंकी है आपने वहां से। कह रहे विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटीज विल रिमेन द सेम फॉर बोथ? अगर टॉप पे जो टॉप पे वैल्यू होगी वही वैल्यू नीचे भी रहे, किस क्वांटिटी की ऐसा होगा? ए मोमेंटम। मोमेंटम का तो नहीं होगा क्योंकि मोमेंटम ऊपर जो हमारे पास जब ये रेस्ट में होंगे, जब आप इसको ड्रॉप कर रहे होगे तो इस वक्त हमारे पास जो मोमेंटम है, मोमेंटम जो है वो क्या होगा आपके पास 0, और गिरने से थोड़ा सा पहले मोमेंटम क्या हो चुका होगा, बढ़ चुका होगा, मैक्सिमम हो चुका होगा अपना। तो इसका मतलब ये तो नहीं हो सकता, ये तो चेंज हो रहा है। काइनेटिक एनर्जी भी ऐसी होगी, काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी हमारे पास, टॉप के ऊपर 0 होगी और लोवेस्ट पॉइंट के ऊपर हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो क्या हो चुकी होगी, मैक्सिमम हो चुकी होगी हमारे पास, ठीक है। तो ये भी नहीं हो सकता हमारे पास। ये क्यों नहीं हो सकता आपके पास? क्योंकि हम लोग सिंपली अगर बात करें तो आपके पास इस पॉइंट के ऊपर भी काइनेटिक एनर्जी क्या हो रही है, चेंज हो रही है। हाईएस्ट से लोवेस्ट पॉइंट पे आते हुए काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है, तो ये भी चेंज हो गई। सी मास, मास ऊपर वाले भी, ऊपर बॉडी 1 किलो का वाली का 1 किलो था, नीचे गिरते हुए भी उसका मास कितना होगा, 1 किलो, ठीक है। नीचे इसी तरह से ऊपर जब बॉडी थी उसका मास 5 केजी था, नीचे गिरते हुए भी उसका मास कितना हो चुका होगा, 5 केजी रहेगा। ये चेंज नहीं होता सर, तो इसका मतलब नीचे गिरते हुए जो मास होता है बॉडी का वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। आगे चलते हैं 110। कैन अ कार इज मूविंग विद अ कांस्टेंट स्पीड ऑन अ सर्कुलर पाथ? इट हैज, कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही है। अगर स्पीड कांस्टेंट है तो क्या चीज कांस्टेंट हो जाएगी हमारे पास, सिंपली। आगे अगर हम लोग देखते हैं, अगर हमारे पास बेटा इसमें स्पीड कांस्टेंट है तो स्पीड कांस्टेंट होने की वजह से आपके पास इसके अंदर जो एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड होगा वो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कांस्टेंट मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन। मूविंग ऑन 111। कह रहे हैं अ बॉडी मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अगर बॉडी की वेलोसिटी हमारे पास यूनिफॉर्म है तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब क्या है कि उसके अंदर क्या चीजें यूनिफॉर्म होंगी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब बेटा आपके पास, वेलोसिटी का सिंपली मतलब होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है डिस्टेंस इन अ शॉर्टेस्ट डायरेक्शन या फिर डिस्टेंस इन सिंगल डायरेक्शन आपके पास। तो आपके पास वेलोसिटी अगर यूनिफॉर्म रह रही है, इसका मतलब आपके पास बॉडी सेम स्पीड से मूव कर रही है और एक सेम लाइन में मूव कर रही है, कांस्टेंट डायरेक्शन में मूव कर रही है। तो इसका मतलब आपके पास क्या हो जाएगा, उसकी स्पीड भी कांस्टेंट होनी चाहिए, उसकी डायरेक्शन भी कांस्टेंट होनी चाहिए, दोनों होने चाहिए। तो इसका मतलब ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, हैज कांस्टेंट स्पीड इन अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है जी। मूविंग ऑन 112 में आपसे क्या कह रहे हैं बेटा, कह रहे हैं अ बॉडी मूव्स फ्रॉम द 2 मीटर मार्क। मान लो कि एक स्केल रखा हुआ है हमारे पास यहाँ पे, और इस स्केल के ऊपर आपके पास एक बॉडी है जो कि 2 मीटर पे खड़ी हुई थी। वो 2 मीटर के मार्क से कहां तक जा रही है, 8 मीटर के मार्क तक जा रही है। कितना डिस्टेंस कवर कर लिया उसने, 6 मीटर। तो जब वो 2 मीटर से 8 मीटर यानी कि यहां से यहां तक गई तो उसने कितना डिस्टेंस कवर कर लिया, आपके पास 6 मीटर कवर कर लिया। आगे क्या पूछ रहे हैं आपसे, एंड बैक टू 2 मीटर मार्क, वापस आ गई वहीं पे, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, फिर से 6। तो 6 और 6 कितने हो गए, टोटल डिस्टेंस आपके पास 12। तो आगे पूछ रहे हैं व्हाट इज द एवरेज स्पीड। बेटा एवरेज स्पीड जो होती है वो बराबर होती है हमारे पास टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम के, ठीक है। अब टोटल डिस्टेंस जो आपके पास जो बॉडी कवर कर रही है हमारे पास यहाँ पे, वो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया 12, और टाइम कितना लगा उसको 3 सेकंड्स। तो आंसर कितना आ जाएगा 4 मीटर पर सेकंड, विच विल मेक आवर ऑप्शन सी द करेक्ट ऑप्शन। मूविंग ऑन क्वेश्चन नंबर 113 में देखो आपसे क्या कह रहे हैं, वॉकिंग इज पॉसिबल ड्यू टू। वॉकिंग किसकी वजह से पॉसिबल हो सकती है? देखो जैसे ही आप अपना पैर रखते हो जमीन के ऊपर तो आपका जो पैर है वो जमीन पे एग्जैक्टली रुक जाता है, एग्जैक्टली रुक जाता है, वो वहां से आगे नहीं बढ़ता। हालांकि आप तो आगे बढ़ने के लिए एक फोर्स लगा रहे हो, लेकिन उसी वक्त जमीन आपके ऊपर क्या लगाती है, एक ऑपोजिट फोर्स लगाती है जिसको हम कहते हैं फ्रिक्शनल फोर्स, जो कि आपकी बॉडी की मोशन को अपोज करती है। और चूंकि आपका पैर आगे नहीं बढ़ता तो इसका मतलब फोर्स और फ्रिक्शन एक दूसरे के इक्वल हो जाते हैं। जितना आपने एक्शन लगाया उतना ही हमारे पास रिएक्शन लगता है जमीन की तरफ से, और हमारे पास ओवरऑल फोर्स दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देती हैं और बॉडी रेस्ट में आ जाती है और रुक जाती है, यानी कि हमारा पैर एक जगह पे रुक जाता है फिर हमारा पैर, ठीक है। तो इसका मतलब आपके पास ये सब कुछ किसकी वजह से पॉसिबल है, हमारा चलना किसकी वजह से पॉसिबल है, फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से। अगर ये फ्रिक्शनल फोर्स नहीं होती तो हमारा पैर एक जगह पे रुकता ही नहीं, कभी भी नहीं रुकता, हम जहां पैर रखते हैं वहां पे स्लिप हो जाता है आगे की तरफ आपके पास, ठीक है जी। मूविंग ऑन 114 कह रहे हैं वॉकिंग ऑन द ग्राउंड इज एन एग्जाम्पल फ्रॉम आवर डेली लाइफ, एवरीडे लाइफ विल इलिस्ट्रेट। कौन सी एग्जाम्पल, कौन सी लॉ को आपके पास इलिस्ट्रेट करेगा वॉकिंग ऑन द ग्राउंड? पीछे मैं बता के आया हूं, देखो वॉकिंग में किसकी वजह क्या हो रहा है, फोर्स और फ्रिक्शनल फोर्स एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, एक्शन और रिएक्शन वाली कहानी आ रही है।
और एक्शन और रिएक्शन वाली जो कहानी होती है बेटा आपके पास, वो हमारे पास होती है न्यूटन के थर्ड लॉ के अंदर। अगर न्यूटन के थर्ड लॉ के अंदर होती है तो करेक्ट ऑप्शन क्या बन जाएगा, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। एवरी एक्शन हैज एन इक्वल बट ऑपोजिट रिएक्शन। ठीक है जी, मूविंग ऑन, आपके पास क्वेश्चन नंबर आ जाता है 115। कहना द रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल डिपेंड्स अपॉन, प्रोजेक्टाइल की जो रेंज है वो किस पे डिपेंड करती है। देखो प्रोजेक्टाइल की रेंज का फॉर्मूला होता है वी नॉट स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय जी। तो रेंज किस पे डिपेंड कर रही है, वी नॉट के ऊपर यानी कि इनिशियल वेलोसिटी के ऊपर, एंगल के ऊपर, यस सर एंगल पे भी कर रही है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के ऊपर जी, इस पे भी कर रही है। तो सर तीनों भी कर रही है ना, तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा फिर हमारे पास यहाँ पे, ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 116 में कह रहे हैं दी हॉरिजॉन्टल रेंज विल बी मिनिमम इफ द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज, ये सवाल मैं ऊपर भी आपको दिखा के आ चुका हूं एक दफा। देखो रेंज की वैल्यू छोटी कब होगी, जब हमारे पास वी नॉट स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, इसमें साइन की वैल्यू सबसे छोटी किस में आएगी ये देखना पड़ेगा मुझे। तो साइन की वैल्यू सबसे छोटी है हमारे पास किस में आती है, वो देख लेते हैं। देखो आपके पास साइन की वैल्यू बेटा सबसे छोटी जो है वो हमारे पास आएगी कब, जब आपके पास आप एंगल जो पुट करोगे वो एंगल हमारे पास हो जाएगा 90 डिग्री। क्यों, इसको समझते हैं। देखो जब मैं ए ऑप्शन पे देखता हूं तो 2 इंटू थीटा 2 इंटू 45 कितना हो जाता है साइन 90 बराबर होता है 1 के। बी ऑप्शन को देखते हैं 90 इंटू 2 180 साइन 80 बराबर होता है 180 बराबर होता है बेटा 0 के। 60 वाले को देखते हैं साइन 60 यानी कि साइन 120, साइन 120 बराबर होता है बेटा आपके पास 0.866 के, तो ये भी सही है। साइन 30 जो होता है बेटा 30 इंटू 2 हो जाएगा 60 और साइन 60 भी बराबर होता है हमारे पास 0.866 के, तो इसका मतलब इसका भी आंसर हमारे पास क्या आता है 0.866। अब आप देख लो कि सबसे बड़ी वैल्यू किस में आ रही है, सबसे बड़ी वैल्यू साइन की आ रही है हमारे पास साइन 90 के अंदर यानी कि ऑप्शन ए के अंदर। तो ऑप्शन ए के ऊपर हमारे पास मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी, और मिनिमम किस पे आ रही है सबसे छोटी 0 आ रही है, और वो किस पे आ रही है 180 पे आ रही है। और 180 का मतलब कौन से ऑप्शन पे, जब आपने थीटा की जगह 90 डिग्री रखा था, तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या बन जाएगा, ऑप्शन बी 90 डिग्री, जिसके ऊपर मिनिमम रेंज आने वाली है हमारे पास। ठीक है जी, मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 117 कहना द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन अ रोटेटिंग बॉडी इज कॉमनली ड्यू टू चेंज इन व्हाट। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्यों आती है, देखो आपके पास जब बॉडी सर्कल में रोटेट कर रही होती है ना, तो रोटेट करते वक्त हर पॉइंट पे उसकी जो पोजीशन है वो चेंज हो रही है, उसकी जो डायरेक्शन है वो क्या हो रही है, हर पॉइंट पे चेंज हो रही है। हालांकि उसकी स्पीड सेम है, स्पीड उसकी 20 मीटर पर सेकंड है, हर जगह पे सेम स्पीड से घूम रही है वो आपके पास, लेकिन चूंकि उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो डायरेक्शन चेंज होने की वजह से वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, डायरेक्शन पे भी डिपेंड करेगी, तो वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी हमारे पास चेंज हो जाएगी। और वेलोसिटी चेंज होगी तो कौन सी एक्सेलरेशन आ जाती है हमारे पास यहाँ पे, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आ जाती है। और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन किसकी वजह से आई, वेलोसिटी चेंज होने की वजह से। और वेलोसिटी क्यों चेंज हुई, क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रही है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, किसकी वजह से होता है भाई, मेजरली डायरेक्शन के चेंज होने की वजह से। नेक्स्ट 118 में आपसे कह रहे हैं इफ द स्पीड ऑफ अ बॉडी मूविंग इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज डबल्ड एंड द रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ इज हाफ्ड, व्हाट हैपेंस टू द सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स नॉर्मली हमारे पास होती है mv²/r। ठीक है, अब से कह रहे हैं आपसे कि भाई कितना छिड़ जाएगी ये फोर्स, और चेक करते हैं कितना छिड़ जाएगी, एफसी डैश हो जाएगी। कब, जब आपसे क्या बोला सवाल के अंदर कि आपने क्या करना है, स्पीड को डबल कर देना है, और डबल कर देते हैं स्पीड को, और रेडियस को क्या कर देना है, हाफ कर देना है। तो बेटा ये जो डबल करोगे स्पीड को, ये बन जाएगा 4mv², और ये जो 2 नीचे था ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा आर के साथ, जो 2 था, और 2 इंटू 4 बन जाएंगे 8, तो ये हो जाएगा 8mv²/r। और mv²/r तो सर एक्चुअल सेंट्रीपिटल फोर्स थी, तो हमारी छिड़ी हुई सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो पहले के मुकाबले में कितनी गुना हो जाएगी, 8 गुना हो जाएगी, 8 टाइम्स बढ़ जाएगी। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारे पास बेटा यहाँ पे 8 टाइम्स का, चेक कर लो, डी सेंट्रीपिटल फोर्स इंक्रीजेस बाय अ फैक्टर ऑफ 8। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 119 में आपसे क्या कह रहे हैं, 119 में आपसे कह रहे हैं वन रेवोल्यूशन इज इक्वल टू हाउ मेनी रेडियंस। बेटा ये हम लोग बहुत दफा पीछे लिख के आ चुके हैं, काफी सारे सवालों में सॉल्व करके आ चुके हैं। वन रेवोल्यूशन में कितने रेडियंस होते हैं हमारे पास, 2 पाई रेडियंस होते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा 2 पाई रेडियंस। और वन रेवोल्यूशन का मतलब एक सर्कल, एक चक्कर, उसके अंदर डिग्रीज कितने होते हैं, 360 डिग्रीज होते हैं आपके पास। तो 2 पाई रेडियंस और 360 डिग्रीज, करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारे पास, 2 पाई रेडियन एंड 360 डिग्री, विच इज ऑप्शन बी। ठीक है जी, मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 120 कह रहा है अ बॉडी मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी मे बी इन। एक बॉडी जो कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है वो किस में हो सकती है, स्टैटिक इक्विलिब्रियम। बेटा स्टैटिक इक्विलिब्रियम में तो बॉडी जब होती है जब वो किस में होती है, रेस्ट में। ये रेस्ट में नहीं है, ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है, तो स्टैटिक कट गया। डायनेमिक इक्विलिब्रियम, बिल्कुल ठीक है। डायनेमिक इक्विलिब्रियम की बेटा यही डेफिनेशन है कि जब एक बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करने लग जाती है तो उसके ऊपर लगने वाली तमाम फोर्सेस एक दूसरे को कैंसिल कर देती हैं, क्योंकि उसकी एक्सेलरेशन 0 हो जाती है, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि वो डायनेमिक इक्विलिब्रियम में आ गई। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाता है फिर हमारे पास, डायनेमिक इक्विलिब्रियम। ठीक है जी।